हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं आईआईटी 2022 के पेपर को। ये वही पेपर है जो मैंने अटेम्प्ट किया था अपने ईयर में, और मेरे केमिस्ट्री और मैथ्स में फुल मार्क्स थे। फिजिक्स में एक गलत हुआ था, और बायो में मैंने अराउंड 11 सही किए थे 15 में से। तो मैं कोशिश करूंगा न सिर्फ आपको सोल्यूशंस देने के इन पेपर्स के, बल्कि साथ में अगर कुछ इंसाइट्स मुझे याद आते हैं मेरे पेपर से तो वो भी मैं आपको बताते चलूंगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं बायोलॉजी पर। तो बायोलॉजी, जैसा मैंने आपको बताया है पहले भी, काफी ज्यादा याद करने वाले पार्ट पे होता है आईआईटी के अंदर। तो इसीलिए आप अगर नीट लेवल की प्रिपरेशन करके जाते हैं तो वो आपके लिए बेटर होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के प्रेजेंस, एब्सेंस या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर सेल टाइप्स पहचानने हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सेल विद साइटोप्लाज्म एंड नो न्यूक्लियस, इन ऑप्शंस में मेच्योर सीव ट्यूब एक ऐसा ऑप्शन है जो ये चीज फुलफिल करता है। आपको पता होना चाहिए सीव ट्यूब का बहुत ज्यादा काम होता नहीं है, मतलब लिविंग काम, इसीलिए वहां पर न्यूक्लियस की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं तो यहाँ पर ये आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग कुछ और भी ऑप्शंस यहाँ देखेंगे जो थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस बाय माइटोसिस। हैप्लॉइड सेल्स वो होते हैं जिनमें बस एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा है माइटोसिस से कौन से हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ना कि मेयोसिस। हो सकता है अगर आप हैप्लॉइड सेल्स देखें तो आप फटाक से पॉलन ग्रेन्स हिट कर दें, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आपसे माइटोसिस से पूछा है तो वो सिनर्जिड, जो हम जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, उनको कहते हैं, और वो माइटोसिस से प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल्स है। इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आपको मेटाबॉलिक पाथवे देखना है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का रेस्पिरेशन के दौरान। ये एकदम ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पूरी पाथवे याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बेसिकली। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको ऑर्डर वाइज करने की कोशिश करें तो सबसे पहले डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। फिर पायरोवेट से एसिटाइल CoA। बीच बीच में कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स आते हैं, अगर आप वो साइकिल देखेंगे थोड़े गौर से तो वहां पर वो चीज आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है, इन अ गिवन स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स द कलर ऑफ सीड्स इज एक्सक्लूसिवली डिटरमिन्ड बाय द कलर ऑफ इट्स वाइट सीड कोट। ठीक है, सीड कोट कलर इन स्पीसीज इज गवर्न बाय न्यूक्लियर जीन विद 2 एलील्स, वाइट डोमिनेंट, ब्राउन recessive, or if the brown has brown seeds is crossed as a female with pollen grains from white seed, what will be the seed color? तो ये काफी बेसिक जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, अगर आपको 10th क्लास की जेनेटिक्स आती है तो भी आप ये चीज कर सकते हैं। हमें दिया हुआ है एक वाइट को एक ब्राउन के साथ, यानी मतलब एक कैपिटल डब्ल्यू को एक स्मॉल डब्ल्यू के साथ क्रॉस कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास 2 कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू बन जाएंगे। इसका कलर, क्योंकि डब्ल्यू डोमिनेंट है, तो इसका कलर वाइट होगा, यानी हमारे पास जो आंसर बनेगा वो है वाइट सीड्स विद WW एम्ब्रियो, एक कैपिटल एक स्मॉल। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग COVID-19 SARS-CoV-2 म्यूटेटेड मल्टीपल टाइम्स गिविंग राइज टू मेनी वेरिएंट्स। तो ये क्वेश्चन उस टाइम रेलिवेंट था क्योंकि कोविड का टाइम था वो, और जिन भी लोगों ने मतलब बेसिक न्यूज पढ़ी थी वो लोग अगर वायरोलॉजी के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसका आंसर है। वही चीज है, अगर आपको पता होगा उस टाइम पे तो आप ये चीज कर सकते थे। मैंने सिंगल स्ट्रैंड गेस मारा था लेकिन सही हो गया था। आपसे यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछा है, बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, एक पॉजिटिव स्ट्रैंड पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है इस वायरस के अंदर। lymph is an important body fluid, choose the incorrect statement about lymph। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ऑब्वियस सा है, इट इज नेवर पुट बैक इनटू सर्कुलेशन, एक बहुत ही गलत ये है ऑप्शन है। अगर लिम्फ सर्कुलेशन में वापस नहीं जाएगा तो वो चीज़ हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा फ्लूइड, और इडेमा जिस कंडीशन को कहते हैं, जब आपने देखा होगा कुछ स्वेलिंग हो जाती है कुछ इंजरीज के बाद, वो इसीलिए होता है क्योंकि काफ़ी सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। तो अगर लिम्फ का भी सर्कुलेशन में वापस नहीं जाएगा तो बॉडी के हर पार्ट में एक्यूमुलेशन होगा, और ये चीज़ अनडिजायरेबल है, और इसीलिए ऑप्शन इनकरेक्ट है, जैसा आप देख सकते हैं। Next, interneurons play an important role in execution of spinal cord mediated reflex action. Where are these interneurons located? तो अब चीज आप देखेंगे वो है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर अंदर होता है, व्हाइट मैटर बाहर होता है, ब्रेन में इसका उल्टा होता है। इंटरन्यूरॉन्स, अगर आप स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, चलो मैं थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ बना देता हूँ। तो मान लो इधर से मोटर न्यूरॉन आ रहा है और उसको सेंसरी न्यूरॉन को सिग्नल देना है, तो उनके बीच में ये कनेक्शन इंटरन्यूरॉन्स करते हैं। इंटरन्यूरॉन्स इसीलिए हम लोग देख सकते हैं ग्रे मैटर में प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। यहाँ पर आपसे स्पेसिफिकली पूछा है रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड, तो इसीलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड में अंदर पाया जाता है जबकि ब्रेन में ये चीज बाहर होती है।
Next, osmoreceptors are sensitive to changes in ionic concentration and volumes of body fluids. Which among the following best describe the function of these osmoreceptors? तो इसका आंसर भी ए है. एक बार मैं देख लेता हूँ. ठीक है. They stimulate hypothalamus to facilitate the release of antidiuretic hormone and increase water reabsorption. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आयोनिक कंसंट्रेशन को ऑस्मोरेसेप्टर्स फील कर रहे हैं या रिसेप्ट कर रहे हैं. आयोनिक कंसंट्रेशन कौन से आयंस के होंगे? जो कॉमन आयंस हमारे बॉडी में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयंस, ये सारे आयंस यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं हमारे बॉडी से. अगर हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो इनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा. जैसा हम लोग जानते हैं यूरिनरी सिस्टम में इस एरिया में रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो यहीं पर डायूरेटिक हार्मोन का रोल बढ़ जाता है. बाकी ऑप्शन बहुत ही वेग टाइप के हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स टू एडजस्ट द चेंज इन मिनरल कंपोजिशन, नहीं, क्योंकि आपसे सीधे आयंस का कंसंट्रेशन पूछा है, यूरिन से वो चीज हैंडल हो जाएगी. दे स्टिमुलेट आर्टेरियल वॉल टू रिलीज नाट्रियूरेटिक फैक्टर, इंड्यूस वेसोडाइलेशन, रिड्यूस ब्लड प्रेशर. तो नहीं, ये चीज प्रेशर सेंसिंग रिसेप्टर्स करते हैं, ना कि आयन सेंसिंग. नेक्स्ट, दे स्टिमुलेट रेनिन प्रोडक्शन टू इंड्यूस वेसो कंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर. सेम चीज, ये सब प्रेशर रिसेप्टर्स करते हैं, ना कि आयन रिसेप्टर्स. आगे हम लोग पढ़ें. द सिंगल पॉइंट म्यूटेशन इन जीन एक्स रिजल्ट्स इन ब्रीदिंग डिफिकल्टी, हाइपरटेंशन, पार्शियल स्टेरिलिटी. अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स को अफेक्ट हो रहा है. ब्रीदिंग डिफिकल्टी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, हाइपरटेंशन हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, पार्शियल स्टेरिलिटी ये चीज हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हार्म कर रही है. तो हम लोग देख सकते हैं एक जीन से अलग अलग फंक्शंस हैंडल हो रहे हैं. इसी को प्लीट्रोपी कहते हैं, जहां पर काफी सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल करता है एक जीन. यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा एक चीज ये कि हो सकता है कभी कभी एक सेकेंडरी एक्शन के रूप में कोई चीज इफेक्ट हो. यानी आप ऐसे इमेजिन करें कि आपके हार्ट बीट के मसल्स वीक हो गए हैं और अगला ऑप्शन दिया हुआ है आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया. तो ये चीज बस एक सेकेंडरी इफेक्ट है. यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि दो अलग अलग चीज हैंडल कर रहा है वो जीन. इसीलिए आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना होगा. एग्जाम में हो सकता है इसका कोई वेरिएशन पूछ दे आपसे, तो वो चीज आप ध्यान में रखिए. Next, in a cross between individuals of phenotypes this and this, what will be the expected number of progenies with genotype this and population of 400 individuals? ये भी सिंपल जेनेटिक्स क्लास 10th का क्वेश्चन है. आप ये देखो, QQ यहाँ कैपिटल है, यहाँ पर QQ स्मॉल है. हम लोग को पता है अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो हम लोग इस जीन का बस असॉर्टमेंट अगर देखें तो हमें दोनों इंडिविजुअल्स या जितने भी इंडिविजुअल्स लेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके अंदर एक कैपिटल क्यू और एक स्मॉल क्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे बस कैपिटल क्यू ही जनरेट हो पाएगा और इससे बस स्मॉल क्यू ही जनरेट हो पाएगा. और ये लोग दोनों मिलकर सिर्फ एक कैपिटल और एक स्मॉल का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं. जबकि हमारे ऑप्शन में यहाँ पूछा है दो कैपिटल क्यू के साथ, तो ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है. इसीलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 0. Next, organisms in which the following phyla are triploblastic, aceromate and have bilateral symmetry. लेकिन अगर आपका क्लास 10th का डाइवर्सिटी वाला चैप्टर किया हुआ है तो एक क्वेश्चन आप आंसर कर पाइएगा, नहीं तो काफी मुश्किल है. तो एक चीज है कि आप देख सकते हैं बाइलेटरल सिमेट्री और एसिलोमेट है. तो थोड़ा बहुत भी अगर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद है तो ये फ्लैटवॉर्म्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्लैटवॉर्म्स बेसिकली 2D स्ट्रक्चर होता है उनका, तो उसमें सीलोम की जगह ही नहीं है. और क्योंकि ये 2D है तो इसमें सिर्फ बाइलेटरल सिमेट्री लग पाएगा. इस तरह की चीज़ें भी अगर आप याद रखते हैं तो हो सकता है आप आंसर कर पाएँ. मुझे जहाँ तक याद है मैंने ऐसे ही कुछ फीचर्स याद करके इस चीज़ को आंसर करने की कोशिश की थी. कई बार आपको प्लैटीहेल्मिन्थेस, मोलस्का ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली उसके एग्जाम्पल्स याद रखिए, फ्लैट वॉर्म, टेप वॉर्म, या आगे चलकर जो अर्थ वॉर्म्स आते हैं, या अगर हम लोग मोलस्का में बात करें ऑक्टोपस वगैरह या स्क्विड वगैरह होता है, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर थोड़े इमेजिन करके भी आ जाएंगे. ये चीज़ थोड़ा आसान हो जाता है जैसे आप पढ़ते हैं. मैं कहूँगा आप डाइवर्सिटी का चैप्टर एक बार बस रीडिंग दे लीजिएगा. स्पेशली चार्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं डिफरेंशिएटिंग फीचर्स के साथ, तो वो वाला चार्ट अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग बायोम्स. Tropical rainforest, tundra, desert, coastal zone. Consider most of descending of net primary productivity of these biomes. Net primary productivity बेसिकली आपसे पूछा है कितना ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर प्रोड्यूस होता है. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसा हम लोग जानते हैं बहुत सारे ट्रीज होते हैं. अमेजोन के फॉरेस्ट की तरह इसके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम लोग.
टुंड्रा टुंड्रा माउंटेनस इकोसिस्टम्स होते हैं। जैसे जैसे हम लोग हाइट ऊपर जाता है वहां पर टुंड्रा आता है, मॉसेस, फर्न्स, ये सारे वहां पर दिखने को आपको मिलते हैं। डेजर्ट, जैसा हम लोग जानते हैं, डेजर्ट के अंदर बहुत ज्यादा वेजिटेशन होती नहीं है। कोस्टल जोन में वेजिटेशन होगा क्योंकि वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी भी है, और इन जनरल कोस्टल जोन्स में काफी फर्टाइल लैंड होता है कई बार, तो वहां पर इन जनरल हायर बायोम होते हैं, बायोमास होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें सबसे ऑब्वियस आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा होगा, फिर कोस्टल जोन, फिर टुंड्रा, और उसके बाद डेजर्ट। डेजर्ट में ऑन एन एवरेज बहुत ही कम बायोमास होता है और वहां पर प्रोडक्टिविटी काफी कम होती है। नेक्स्ट, 9% ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट टेस्ट अ सर्टेन फूड आइटम बिकॉज ऑफ रिसेसिव एलील ऑफ जीन IAT। इन्होंने अपने एग्जाम के नाम पर जीन का नाम रख दिया है। Assuming the population is in Hardy-Weinberg equilibrium, what will be the frequency of dominant and recessive alleles respectively? तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें भी। आप ऐसे देखो, p² प्लस 2pq प्लस q² इज इक्वल टू 1 होना चाहिए हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के अनुसार। तो आपको दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ, 9% ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट टेस्ट अ सर्टेन फूड। तो हम लोग ले सकते हैं q² को 9%, क्योंकि ये रिसेसिव जीन है, रिसेसिव एलील है, इसीलिए फिनोटाइप भी रिसेसिव होगा। और बाकी के 91% जो है वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, जो लोग इस फूड को टेस्ट कर सकते हैं। 9% को 0.09 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 9/100 होता है। तो यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी 0.3। अब अगर हम लोग इसको इस तरफ डालेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा बेसिकली p² प्लस 0.6p इज इक्वल टू 0.91, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि 91% पॉपुलेशन एटलीस्ट इसको टेस्ट कर सकती है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको 0.7 मिल जाएगा। और एक आसान तरीका ये है कि आपको पता है रिसेसिव एलील 0.3 फ्रैक्शन लोगों में है, तो आप उसको लिख सकते हैं कि डोमिनेंट एलील जरूर 0.7 फ्रैक्शन में मिलेगा वहां पर, क्योंकि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट है। हमें पता है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को थोड़ा अलग ढंग से लिखा था। मैं एक्चुअली इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। p प्लस q इज इक्वल टू 1 होना चाहिए पहली बार में, फिर p² प्लस q² प्लस 2pq 1 होना चाहिए। हमें दिया हुआ था कि q² की वैल्यू 0.09 है, जिससे हमें q मिला 0.3। इसको अब आप इस इक्वेशन में डालोगे तो आपको p इज इक्वल टू 0.7 मिल जाएगा, जो कि डोमिनेंट एलील का फ्रैक्शन होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, एज अपोज टू डीएनए रेप्लिकेशन विद इन द सेल, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए डज नॉट अकर इन PCR। व्हाई? अगेन मैंने कहा है बायोटेक्नोलॉजी एक अच्छा और आसान चैप्टर है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स उसमें है नहीं, लेकिन वही बात है, आपको याद करनी होंगी चीजें IIT में अगर आपको मार्क्स चाहिए तो। यहां पर आपसे पूछा है डज नॉट अकर इन PCR, इसका क्या कारण है? तो एक्चुअली PCR के अंदर 5' to 3' एक्सटेंशन होता है, जबकि और 3' to 5' का प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाता। इसी कारण से PCR के अंदर ये चीज नहीं देखी जाती। अब हो क्या सकता है, आप एक बार बायोटेक का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बस एक फैक्ट अगर याद होगा कि PCR 5' to 3' जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए बाकी क्वेश्चंस क्या है, DNA इन बोथ 3' to 5', 5' to 3', तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं थी। अगर ये चीज होता तो यहाँ पर नॉट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। 3' to 5' अगेन नहीं करता है PCR, और ये ऑप्शन तो कुछ अनरिलेटेड टाइप का है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए आपको याद क्या रखना था कि PCR में 5' to 3' होता है, और 3' to 5' जैसी प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाती। बस इतना सा फैक्ट याद रख लीजिएगा अगर आप, तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट्स chemiosmotic hypothesis of ATP synthesis occurring in mitochondria in a cell? तो मुझे नहीं पता आप में से कितने सारे लोगों ने ये चीज़ पढ़ा है। मेरे कॉलेज में एक कोर्स था इसी सेमेस्टर, तो इसीलिए मुझे पता है ये। बेसिकली हम लोग इस केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में देखते क्या है कि एक पंप सबसे पहले H+ को बाहर लेके जाता है सेल के, फिर क्योंकि ग्रेडियंस चेंज हो गया है तो H+ अंदर आने की कोशिश करता है। इस अंदर आने के प्रोसेस में यहाँ पे बेसिकली एक पंप टाइप की चीज लगी रहती है जिसको घुमाता है ये, और ADP to ATP
चेंज आता है यहाँ पर। इसको आप एक तरह से सोच सकते हैं एक हाइड्रो पावर प्लांट की तरफ, जहां पर पहले पानी को हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं। हाइड्रो पावर प्लांट ऑब्वियसली नदी पे बनता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहा है, सेल सबसे पहले H+ को बाहर लेके जा रहा है। अब क्योंकि H+ का रेडियंस ऊपर बढ़ गया है, एक तरह से कहें H+ का प्रेशर ऊपर बढ़ गया है, तो जब H+ सेल में वापस आएगा तो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी स्पेंड करने के लिए। ये एक्स्ट्रा एनर्जी वो एक पंप घुमाने में यूज करता है। वो पंप जब घूमता है तो वो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। ये चीज आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस हैं इस पंप के एक्चुअली घूमते हुए। तो काफी एफिशिएंट सिस्टम है ये, और उसके बेसिस पर हमारा आंसर ए हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा, एक पंप H+ को बाहर लेके जा रहा है, फिर जब H+ अंदर आ रहा है तो वहां पर एडीपी टू एटीपी कन्वर्जन हो जा रहा है। Next है, let x be the perpendicular distance from centromere of each chromosome to the equatorial plane of the human cell. Which of the following stage of the cell cycle is most likely to have the highest average value of x? Of course, हमें पता है मेटाफेज के अंदर तो जीरो हो जाएगी वो डिस्टेंस, क्योंकि जितने भी सेंट्रोमियर्स हैं वो सेल के सेंटर में आ जाते हैं। यानी जो डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेन पर आ जाते हैं सेल के, तो उसका डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि क्रोमोसोम फारदेस्ट डिस्टेंस पर हो, यानी जो सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम का फारदेस्ट डिस्टेंस पर हो इस इक्वेटोरियल सेल से। तो देखो, एनाफेज इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है एनाफेज के बाद क्रोमेटा एनाटेलो, जब टेलोफेज आता है तो फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करने लगता है, दोनों नए सेल्स बन जाएंगे उसके बाद, और नए सेल के सेंटर की तरह वो टेंड कर जाएगा। इसीलिए एक बार मैं आपको, हो सकता है डायग्राम से आपको बेटर समझ आए। देखो, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स यहाँ है सेल के बीच में, एनाफेज में क्रोमोसोम्स दूर है सेल के। जब टेलोफेज आएगा तो सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद तो आप लोग जानते ही हैं साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर ये अब इस सेल के सेंटर से तो दूर है, लेकिन जो नया सेल बनने वाला है उसके ऑलमोस्ट सेंटर पर है। इसीलिए हमें जो लेट एनाफेज का स्टेज होता है उसमें ये डिस्टेंस मैक्सिमम देखने को मिलेगी, ना कि किसी और स्टेज में। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन aqueous solution of K4FeCN6 and half H2O2R। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं K4FeCN6 में बस Fe 2+ के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है इस आयन के फॉर्म में, और H2O2 हम जानते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक ऑब्वियस सा पॉइंटर ये होगा कि ये Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा। अब हमें ये भी याद रखना चाहिए, या फिर ये चीज थोड़ी ऑब्वियस होनी चाहिए, कि H2O2 में आप देखेंगे O2 2- के स्टेज में होता है ऑक्सीजन, यानी इसके हर एटम पे एक नेगेटिव चार्ज है। जबकि अगर ये चीज रिड्यूस करेगा अपने आप को, तो ये O2- बनाएगा। O2- हम लोग जानते हैं OH- के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, और इसीलिए इसका आंसर KOH और K3FeCN6 होगा। यहाँ पर भी 3+ स्टेज में पहुंच गया है। इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन थे, ये तो छोड़ ही दो। H2O एंड O2 के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ O2 में O2 बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है H2O2 का। सिमिलरली H2O के फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। बेसिकली H2O2 दो ट्रांसफॉर्मेशंस करता है, वो रिड्यूस भी हो सकता है, वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। जब वो रिड्यूस होता है सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है, जैसा इस केस में हो रहा है। जब वो ऑक्सीडाइज होता है, O2 बनाता है, तो वो सामने वाले को रिड्यूस कर देता है। इस तरह से बेसिकली H2O2 का फंक्शनिंग है, और बाकी ऑप्शंस मोर टेंडिंग है उसके ऑक्सीडेशन की तरफ, तो वो चीज हमें नहीं कंसिडर करनी। Next, for the colorless complex, this is a 3D transition metal. Correct ground state configuration of M is। तो देखो, हमें पता है D जो भी ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, उसके अंदर क्या होता है कि डी ट्रांजिशंस हमें देखने को मिलते हैं। डी ट्रांजिशंस बेसिकली, आपको पता है डी स्प्लिटिंग क्या होता है, यानी T2G और उल्टा EG और T2G में डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट कर जाते हैं जब उन्हें लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे ट्रांजिशन करके कलर्स देते हैं डी ऑर्बिटल्स के कंपाउंड्स को, डी ऑर्बिटल वाले कंपाउंड्स को। तो देखने को क्या मिलेगा कि एक कलरलेस कॉम्प्लेक्स किस तरह से फॉर्म होगा। आइदर इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो,
या फिर इसमें सारे ऑर्बिटल्स भरे हैं और कहीं ट्रांजिशन करने की जगह ना बचे। इस ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ एक ही सही हो सकता है, ए, क्योंकि यहीं पर आपके T2G भी पूरे भरे हुए हैं और EG भी पूरे भरे हुए हैं, जबकि बाकी केसेस में जनरली आपको देखने को मिलेगा कि कलर्ड कंपाउंड्स बन रहे हैं, क्योंकि उसके या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला ऑर्बिटल पूरा फिल्ड नहीं होता है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ C60 फिलरीन। तो 5 मेंबर्ड रिंग्स आर फ्यूज टू 6 मेंबर्ड रिंग्स ओनली। बेसिकली आप अगर C60 फ्लोरीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें इस तरह का एक पेंटागन होता है बीच में, और उसके ऊपर हर डायरेक्शन में हेक्सागन्स जुड़े होते हैं। जो उम्मीद है मैं सही बना रहा हूँ, हाँ, हेक्सागन्स जुड़े होते हैं। तो बेसिकली 6 मेंबर्ड रिंग्स आपस में तो जुड़े होते हैं, लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग्स के चारों तरफ या पांचों तरफ सिर्फ हेक्सागन्स ही होते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। Next, the first to fifth ionization energies of two p block elements are given below. Number of valence electrons in x and y respectively are. तो जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर्स पास होंगे वहां पर एक सडन ह्यूज जंप आएगा, तो हमें बस उस ह्यूज जंप को देखना है। 28 से 120 इज अ फेयरली बिग जंप, सेम तरह से 45 से 166, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद वैलेंसी आ रही है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद वैलेंसी आ रही है। एक्स का 3 और वाई का 4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फनीली इनफ मेरे से क्वेश्चन बना था एग्जाम में लॉजिक लगाकर, लेकिन मैं जब घर आकर सोल्यूशन वगैरह चेक करा था, मुझे आज तक इसके सोल्यूशन कहीं मिले नहीं लॉजिकली। मेन प्रॉब्लम होती क्या है कि जनरली जो लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पेपर ऑनलाइन, वो लोग केमिस्ट्री प्रोफेसर्स या फिर केमिस्ट्री एंथुजियास्ट होते हैं, वो लोग सोचते नहीं है मैथ्स के पर्सपेक्टिव से। हम लोग इसको एक प्योरली मैथमेटिकल क्वेश्चन के रूप में अप्रोच करते हैं। सबसे पहले हम लोग को दिख क्या रहा है इस कर्व के अंदर, एक मिनिमा है यहाँ पर अराउंड 5। अगर आप इसको थोड़ा क्लोजली देखेंगे, 4 है, जहां पर 4 है वैल्यू, वहां पर एक मिनिमा ऑब्टेन हो रहा है। हम लोग सभी ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि मिनिमा कहाँ आ रहा है, किस ऑप्शन में। सबसे पहली चीज जो आपको नोटिस ये करनी चाहिए कि बी ऑप्शन में कोई भी मिनिमा नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ एक टर्म है आर का, e टू द पावर माइनस आर बाई 2a0, और हम लोग जानते हैं कि जहां पर भी इसकी पावर आ जाती है e की, वहां पर आप उसी पावर में घूमते रह जाते हैं, आपको मिनिमा आने की कोई चांसेस नहीं है। बाकी में हमारे साथ एक कंपनी लीनियर इक्वेशन है, तो वहां पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट इसको करने जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस आर बाई 2a0 इंटू माइनस 1/2a0 इंटू 2 माइनस आर बाई a0। बेसिकली मैं f इंटू जी का डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू x, जहां पर f और g दोनों r के फंक्शंस हैं। ठीक है, प्लस e टू द पावर माइनस आर बाई 2a0 इंटू 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, माइनस आर बाई a0 का माइनस 1/a0 हो जाएगा। इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं हम लोग, क्योंकि हमें f डैश x इज इक्वल टू 0 कहाँ आ रहा है वो देखना है। ठीक है, ये गया यहाँ से, इसका वैल्यू आया 2 माइनस आर बाई a0 इंटू माइनस 1/2a0 इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, ये अगर इस साइड आएगा तो प्लस 1/a0 आ जाएगा। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं हम लोग, तो इंटू माइनस 2, इसको इधर लेकर आते हैं अब, तो r बाई a0 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 यानी 4। r इज इक्वल टू 4a0 पर इसका f डैश x 0 हो रहा है, जो कि हमारे ऑप्शन यानी हमारे कर्व से मिल रहा है। लेकिन हम लोग फिर भी एक बार ऑप्शन सी को भी डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। अभी के लिए बस लिख के रखो, यहाँ पर 4a0 पर आ गया एक मिनट। नेक्स्ट सी में देखो, मेनली देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग हटा भी दें या डिफरेंशिएशन के साथ k रख के कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मेन टर्म जो है वो ये है एनालाइज करने का। ठीक है, तो हम लोग एक बार करके देखते हैं। e to the power minus r by 2a0 into minus 1 by 2a0 into r by a0, ठीक है, प्लस e to the power minus r by 2a0 into 1 by a0। ये हमारा इक्वल टू 0 आ रहा है f डैश x, तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं। ये क्या आया, r by a0 into 1 by 2a0 इज इक्वल टू 1 by a0। यहां से r आ गया 2a, यानी अराउंड, अगर ये ऑप्शन सही होता तो समवेयर हियर हमारा मिनिमा आता, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है,
ऑप्शन डी को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। इसके साथ ही डिफरेंशिएशन के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है अंदर। यहाँ पर हमें मोस्टली लीनियर इक्वेशंस मिल रही थी जहाँ पर ए नॉट कैंसिल हो जा रहा था। यहाँ पर ए नॉट कैंसिल इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2r² का भी टर्म है, तो वो चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करके आप देख सकते हैं, लेकिन उससे आंसर आ नहीं रहा है 4a0 के आसपास। मैं सजेस्ट करूंगा आप कैलकुलेटर यूज कर लें क्योंकि आपके एग्जाम में दिया रहेगा। इसका ऑप्शन ए सही है। तो देखो, जब आप एग्जाम देने जाओगे इसीलिए बेटर होता है बाकी फील्ड्स की थोड़ी नॉलेज, और स्पेशली मैं बायो स्टूडेंट्स को कहता हूँ एटलीस्ट डिफरेंशिएशन का चैप्टर थोड़ा सा पढ़ के जाओ, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह में काफी हेल्पफुल है और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन मैं छोड़कर आ सकता था क्योंकि बहुत ही मतलब क्लूलेस टाइप का क्वेश्चन है अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ के जाते हैं तो। जनरली केमिस्ट्री में आपको जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स वगैरह के इक्वेशन दिए थे उसमें cos थीटा cos फाई ये सब चीज आप देख कर गेस करते हैं कि उसमें कितने टर्म्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उसके हिसाब से ऑर्बिटल का शेप क्या होगा। लेकिन इस तरह से अगर आपको सिर्फ एक कर्व देके पूछते इक्वेशन क्या है तो वहां पर आपको थोड़ी अपनी इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी और अपना आंसर लाना पड़ेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर एरोमेटिक, काफी सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर एरोमेटिसिटी है, यहाँ पर एरोमेटिसिटी है, यहाँ पर भी एरोमेटिसिटी है। यहाँ पर देखो एक प्लस चार्ज आ गया है, इसके कारण इस रिंग के अंदर बस 2 और 2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है ना कि एरोमेटिक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एराइल ब्रोमाइड्स। एराइल ब्रोमाइड्स की आपको डेफिनेशन अगर पता है तो ये चीज बन जाएगा। एरोमेटिक रिंग पे ब्रोमीन लगी रहनी चाहिए। एरोमेटिक रिंग ये है तो ये एरोमेटिक रिंग नहीं है, यहाँ पर ब्रोमीन रिंग पे नहीं लगा। ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, ये दोनों ऑप्शन आप मार के आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, benzamide is treated with bromine and NaOH from the product X, which is then reacted with NaNO2 and HCl to form Y. Y is immediately treated with ethanol to give Z. What is Z? ठीक है, तो इसमें आप ये रिएक्शन अगर आपको पता है तो काफी बढ़िया होगा। ठीक है, बेंजामाइड आपको सबसे पहले दिया हुआ है, इसको आप Br2 और NaOH से जब रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे जो H2 और H2 जो लगा हुआ है N के साथ वो हट जाता है, वहां पे ब्रोमीन आता है और उसके बाद उसके एलिमिनेशन के बाद बनता है NH2। NH2 को जब आप रिएक्ट करवाते हैं NaNO2 के साथ HCl के प्रेजेंस में तो वो HNO2 होता है बेसिकली, और यहाँ पर आपको डाइअजोनियम आयन मिल जाता है जो कि आपका Y हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप रिएक्ट करवा रहे हैं एथेनॉल से, यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि जब आप डाइअजोनियम आयन को एथेनॉल से रिएक्ट कराएंगे तो वो OH ले जाएगा एथेनॉल। ये चीज नहीं होता है, एथेनॉल सिर्फ और सिर्फ H+ देता है क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड काफी स्ट्रांग होती है। अगर यहाँ पर आप H+ डालेंगे तो क्या आएगा, एक H जुड़ जाएगा यानी आपको बेंजीन रिंग मिल जाएगी। मैंने डिटेल्ड जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पर लिख कर रख दी है, वो अगर देखना है तो आप देख सकते हैं, मैं PDF अपलोड कर दूंगा इसकी। ठीक है, देखो ये रिएक्शन का मजेदार चीज क्या है कि जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस रिएक्शन के केस में क्या प्रोडक्ट ये बन रहा है वो पूछा जाता है, यानी एथेनॉल किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है वो आपसे जनरली पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा इसे ट्विस्ट करके आपसे बेंजीन वाले साइड के बारे में पूछ लिया। सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में रखना, एथेनॉल कभी भी OH नहीं दे सकता है अपना, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड काफी स्ट्रांग होती है। सिर्फ H+ देगा, वो H+ वो बेंजीन बनाने में यूज करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम लोग देखें तो हमें सबसे पहले फिनॉल दिया हुआ है जिसको हम लोग NaOH से रिएक्ट करवा रहे हैं। उसके बाद उसमें CH3 COCl AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्ट हो रहा है और फिर NaOCl से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा ये पूछा जा रहा है हर स्टेप के बाद। सबसे पहले जब NaOH का जो OH- का ग्रुप होगा वो यहाँ से OH का H निकाल लेगा, इसके कारण आपके पास एक बेंजीन के ऊपर O- ग्रुप लगा हुआ रहेगा। ये O- अब जाकर जब आप MEI इसमें डालेंगे तो इसके Me पर अटैक करेगा। ये बॉन्ड काफी स्ट्रांग नहीं होता क्योंकि आयोडीन एक बड़ा एटम है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड्स बनाता नहीं है, तो यहाँ पर PHOMe बन जाएगा। इसके बेसिस पर हम लोग ऑप्शन बी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब A, C और D में हमें डिसाइड करना है। नेक्स्ट CH3 COCl एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो हम जानते हैं फ्रीडक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगी। जनरली होता क्या है
कि जो पैरा पर अटैचमेंट होती है वो प्रिफर्ड होती है एज कम्पेयर टू ऑर्थो, क्योंकि पैरा पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। अगर इसमें कोई एक्सेप्शंस आते भी हैं तो वो तभी आते हैं जब बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो ऑर्थो ग्रुप पर। तो यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं, असाइल ग्रुप कोई हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, इसीलिए हमें पैरा पर अटैचमेंट देखने को मिलेगा इस ग्रुप का COCH3। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लोग ऑप्शन डी भी एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमें NaOCl से रिएक्शन करवाई जा रही है। NaOCl यहाँ पर करेगा क्या, सबसे पहले आके देखो। तो यहाँ पर हमारे पास जो CH3 ग्रुप है इसके निकलने के पॉसिबिलिटी बनेंगे। होता क्या है कि NaOCl में OCl माइनस का ये ग्रुप है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर, ये वापस आया और यहाँ से CH3 एलिमिनेट हो जाएगा। इसी के कारण यहाँ पर O आकर जुड़ जाएगा, उसमें फिर Na प्लस आकर जुड़ जाता है, तो हमें ऑप्शन ए देखने को मिलेगा क्योंकि यहीं पर ये ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन सी अगर हम लोग देखें तो वहां पर क्या हो रहा है कि Cl माइनस का ग्रुप बेसिकली आकर जुड़ जा रहा है बेंजीन रिंग से, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है इस केस के अंदर, इसलिए हमें ऑप्शन। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट P ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। काफी सिंपल सा रिएक्शन है। HBr हमें पता है H प्लस पहले जाकर जुड़ता है, फिर Br माइनस आके उससे जुड़ेगा। H प्लस ऐसी जगह जुड़ेगा जहां पर प्लस चार्ज स्टेबल हो। यहाँ पर इन्होंने इक्वेशन इसीलिए दिया है ताकि आप अगर थोड़ा कंफ्यूज होना चाहें तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ डाल देंगे ताकि नेक्स्ट स्टेप में ये आके इसे चेंज कर दे। लेकिन इमीडिएट बेनिफिट देखता है पॉजिटिव चार्ज, ना कि फर्दर स्टेप्स के बेसिस पर। इसीलिए H यहाँ आके जुड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा जो कि कॉन्जुगेटेड होगा इस रिंग के साथ। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे चुपचाप ब्रोमीन माइनस आके जुड़ जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसा मैंने कहा, मैंने सारी मैकेनिज्म्स यहाँ पर अटैच करके रख दी हैं, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट, aqueous solution of okay do not interact with each other, solutions could hydrolyze cell, voltage is gradually increased। ये चीज ध्यान में रखना है, voltage is gradually increased, ठीक है, till current begins to flow through the cell। ठीक है, the voltage is maintained at this point। क्वेश्चन थोड़ा बहुत पढ़ते हुए चलिए, वैसा कुछ है नहीं। deposit is observed on the cathode, what is the composition of material deposited on the cathode। यहाँ पर आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है दोनों का। सिंपल सी चीज है, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। यानी आप क्या देखिएगा कि अच्छा एक्स काफी ज्यादा क्वांटिटी में है और बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल में, तो हो सकता है थोड़ा सा एक्स डिपॉजिट हो जाए और आप हो सकता है इक्वेशन लगा दें। ये चीज मत करिएगा। ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है वोल्टेज, मेंटेन हो रहा है जैसे ही करंट बहने लग रहा है, इसीलिए सबसे पहले जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होगा वो रिड्यूस होकर डिपॉजिट होगा, उसके बाद आपका वोल्टेज नेक्स्ट पॉइंट पर जाएगा और दूसरे को डिपॉजिट करना शुरू करेगा। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट Y का है, इसीलिए सबसे पहला डिपॉजिट आपको सिर्फ Y के 0.001 मोल्स का देखने को मिलेगा, मोलर का देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग आइडियल गैस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स इज क्वालिटेटिवली करेक्ट। ओके, हमें बेसिकली एक इक्वेशन पता है जो कि डेल्टा एन पर डिपेंड करती है, Kp इज इक्वल टू Kc और T टू द पावर डेल्टा n। ओके, डेल्टा n क्या है यहाँ पे, 2 + 3 5 - 2 + 1 3 इज इक्वल टू 2। हटाओ इसको, 2 डालो, Kp/Kc इज बेसिकली RT का होल स्क्वायर। आपको पता है होल स्क्वायर वाले इक्वेशंस का ग्राफ कैसा होता है, ये एक क्वाड्रेटिक ग्राफ है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस लीनियर कर्व दे रहे हैं जो कि गलत ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। द वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैस इज गिवन बाय दिस, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A/B। ठीक है, ए के डायमेंशंस देखो, ये P के साथ सेम इक्वेशन में है, यानी A/V² के डायमेंशंस बेसिकली P के डायमेंशन के इक्वल होने चाहिए। A/L³ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है L/T² बाय एरिया। ठीक है, यहां से A क्या आ जाएगा, M/T² इंटू L टू द पावर 6 यानी M/5 by T²। ठीक है, अब आपसे पूछा है B, तो B का आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर ये V के साथ है, यानी B के जो
डिमेंशंस होंगे वो v के इक्वल होंगे, यानी एल क्यूब। ठीक है, तो व्हाट इज द डिमेंशन ऑफ a by b आपसे पूछा है बेसिकली इन दैट। ओके, डिमेंशन ऑफ a by b इससे आ रहा है ml² by t²। ओके, मुझे पता नहीं यहाँ पे d क्यों मार्क करके रखा था मैंने। इसका ऑप्शन ए सही होगा, यानी ml² by t² इसका सही आंसर। ठीक है, मैं चेंज कर दूंगा पीडीएफ में अपलोड करने के पहले, टेंशन मत। ओ अच्छा, ठीक है, मैंने गलती क्या की थी यहाँ पर कि मैंने फोर्स का जो डिमेंशन लिया था सॉल्व करते वक्त पहली बार, वो गलत ले लिया था। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, इससे नीचे t² आएगा, उसमें टेंशन नहीं के साथ t²। ठीक है, 2 ग्राम of naphthoic acid, molecular weight this, dissolved in 20 ml of benzene, shows a freezing point depression this. For benzene, the freezing point depression constant, density this. What is the magnitude of Van't Hoff factor? बेसिकली आपको सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, आपको बस कैलकुलेटर में बिठाना है। कैलकुलेटर में क्या रखा है, ओके, तो कैलकुलेटर में बिठाना है। आईआईटी के अंदर आपको काफी अच्छा कैलकुलेटर मिलता है, वो केवीपीवाई जितना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसमें सारी काम की चीजें होती हैं, आप मोस्ट ऑफ द थिंग्स निकाल सकते हैं उसके अंदर। आपको दिया क्या हुआ है, देखो 2 ग्राम्स 0.88 ग्राम पर ml। अब देखो डिप इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला हमें देखना होगा। लेट्स से डेल्टा टी एफ is equal to K freezing into molality into I। ये I वाला फैक्टर अगर आपने एनसीईआरटी से तैयारी की है तो एकदम एंड में दिया हुआ है, ये फॉर्मूला भी शायद वहां पर लिखा हुआ है डायरेक्टली। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप थोड़ा सा इंट्यूशन से इसे देखिए, जितने भागों में टूटेगा या फिर जितने हिस्सों में ये जुड़ेगा उतना उसका इफेक्टिव नंबर होगा। यानी मान लीजिए आप 3 मोल डालें जो कि डिसोसिएट कर जाता है 2 अलग अलग भागों में, तो वो 3/2 होगा, यही आई फैक्टर कहलाता है। या फिर जब आप उसको डालते हैं तो वो एसोसिएट करके हाफ हो जाता है, तो वो 3/2 हो जाएगा, वहां पर आई फैक्टर 1/2 हो जाएगा। इस तरह की सिंपल चीजें आप याद रखेंगे या फिर समझने की कोशिश करेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, थोड़ा जगह बना लेता हूँ। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मोलालिटी इंटू आई। डेल्टा टी एफ क्या दिया हुआ है 2 केल्विन, के एफ क्या दिया हुआ है 5। ठीक है, मोलालिटी आपको निकालना होगा 1 मिनट, सॉरी, ठीक है, 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 ग्राम्स ऑफ नेफ्थोइक एसिड, इसके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आ जाएंगे। नीचे 20 ml दिया हुआ है, इसको आपको इंटू 0.88 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपके पास ग्राम्स में आया है इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट इंटू आई। ओके, ठीक है, इससे आई क्या आएगा, चलो हम लोग देख ही लेते हैं। 2 इंटू 172 इंटू 20 इंटू 0.88 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, इसका आंसर 0.6054 आ रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का, यहाँ पर मैंने बेसिकली सेम कैलकुलेशन करके रखी है तो आप देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल। डाइपोल मूवमेंट का सिंबल्स ऑफ फंडा है फ्लोरीन और क्लोरीन, जो यहाँ पर बेसिकली गिवन है। वो दोनों कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे तो फ्लोरीन का जनरली ज्यादा होगा अगर सेम कंडीशन में है क्लोरीन के। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। क्यों? क्योंकि देखो इन चारों कंपाउंड्स में अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो है इसमें एक ऊपर ऐसे जा रहा है, एक नीचे ऐसे जा रहा है, नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा। इस कंपाउंड में हम लोग देखें तो एक ऐसे है, दूसरा ऐसे है, एक ऑब्ट्यूस एंगल है, यानी इसका कुछ पार्ट इस डायरेक्शन में लगेगा और कुछ पार्ट इस डायरेक्शन में लगेगा। ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत कैंसिल कर देंगे और उसके कारण डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग ऐसे 2 डायरेक्शंस में फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पर एक एक्यूट एंगल है, इन दोनों का सम ठीक ठाक आना चाहिए, एटलीस्ट इन दोनों से तो ज्यादा आना चाहिए। यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर लेंगे क्लोरीन और फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा, इसीलिए ये ऑर्डर सही है इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैथ्स पे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। रैंडमली चोजन कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इज गिवन टू बी अ ब्लैक कार्ड।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर अ फेस और अ स्पेड। तो हमें यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है, यानी हमें पहले ही दे दिया गया है कि जो कार्ड है वो एक ब्लैक कार्ड है, उसमें से अब एक फेस कार्ड या फिर एक स्पेड होने की क्या पॉसिबिलिटी है ये हमें देखना है। ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं एक डेक में? 26। हम जानते हैं सारे स्पेड और सारे क्लब्स ब्लैक होते हैं। नेक्स्ट है फेस कार्ड। तो ब्लैक फेस कार्ड्स होने के चांसेस कितने हैं? 6, यानी 3 क्वीन, सॉरी 2 क्वींस, 2 किंग्स एंड 2 जैक्स। नेक्स्ट स्पेड होने के क्या चांसेस हैं? 13। मतलब ये चांसेस नहीं, मैं बेसिकली नंबर्स आपको बता रहा हूं। एक डेक के अंदर 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स में से 6 फेस कार्ड्स हैं और 13 स्पेड्स हैं। स्पेड फेस कार्ड्स 3 हैं, यानी स्पेड के किंग, स्पेड के क्वीन और स्पेड के जैक, उन्हें हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। अब देखो हमें पता है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी अगर हमारे पास इस तरह से ए और बी है, तो अगर हमें इस पूरे का नंबर जानना है तो सबसे पहले हम लोग ए का नंबर निकालते हैं, फिर हम लोग बी का नंबर निकाल देते हैं और फिर इस कॉमन पार्ट जो कि ए इंटरसेक्शन बी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें देखना है नंबर ऑफ कार्ड्स जो यहाँ पॉसिबिलिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को, तो वो हो जाएंगे 13 प्लस 6। 13 मान लो स्पेड्स को मान लिए, और बी हम लोग मान लिया कंडीशन वेयर अ फेस कार्ड इज गिवन, और इसमें से इंटरसेक्शन जो कि 3 फेस स्पेड कार्ड्स हैं उन्हें हटा दिए, तो हमें मिला 16। टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 16/26, यानी 8/13। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ओमेगा बी कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस द वैल्यू ऑफ, एक लंबा सा एक्सप्रेशन आपको दिया गया है बेसिकली। अब देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने देखा है एक जगह, याद करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस 1 इंटू दिस पॉलिनोमियल, यानी इसके जो दो रूट्स होंगे वो दोनों इमेजिनरी हैं, जैसा आप यहां से देख सकते हैं। जो दोनों इमेजिनरी रूट्स होंगे वो एक्स क्यूब माइनस 1 के भी इमेजिनरी रूट्स हैं, यानी हम इन रूट्स को क्या मान सकते हैं? ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और 1 जो इसका नॉर्मल रियल रूट आता है वो। ठीक है, इससे एक और चीज हम निकाल सकते हैं कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 1। आप जानते हैं अगर हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसके जो अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट होगा वो होगा माइनस डी बाई ए। यही चीज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जहां डी की वैल्यू -1 है, ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस ऑफ -1/1 यानी 1। ठीक है, एक और चीज जो यहाँ हम लोग देख सकते हैं वो है 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होता है -b/a के बराबर, सम ऑफ रूट्स। यहाँ पर इससे हमें मिला ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये दोनों रिजल्ट्स याद रखने वाले हैं, तो हम लोग इसे लिख कर रख लेते हैं। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब चलो ये हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक चीज आप नोटिस करोगे, ओमेगा टू द पावर 4 को हम लोग ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब 1 है तो ये ओमेगा के ही बराबर है, इसीलिए अगर हम लोग एक बार ओमेगा प्लस 1/ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब की वैल्यू निकाल लें, तो हमें इसके बाद के सभी एक्सप्रेशंस इसी फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये आ गया, फिर इसके बाद फिर से यही चीज आएगी ओमेगा प्लस 1/ओमेगा। जब हम लोग फोर्थ पावर को लिखेंगे, इस तरह से कंटिन्यू करते करते टू द पावर 99 को भी हम लोग ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इनटू मल्टीप्लाई होगा ओमेगा 100 प्लस 1/ओमेगा 100 से। ओके, ठीक है, अब अगर हम लोग काउंट करना शुरू करें, 3 के ग्रुप्स बन रहे हैं 99 तक, टोटल 33 ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा? ओमेगा प्लस 1/ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब होल टू द पावर 33 इंटू ओमेगा प्लस 1/ओमेगा 100 प्लस 1/ओमेगा 100। ठीक है, ओमेगा 100 को भी हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं क्योंकि ये ओमेगा टू द पावर 99 इंटू ओमेगा है। सिमिलरली इसको भी हम लोग 1/ओमेगा लिख सकते हैं।
अब हम लोग इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ओमेगा क्यूब को 1 कर दो, 1 बाई ओमेगा क्यूब को 1 कर दो, ये टर्म 2 आ गया। ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब बाई ओमेगा। ठीक है, 1 को हमने ओमेगा क्यूब से सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमें मिल गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं -1 के बराबर है। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये भी आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा यानी -1। ठीक है, तो ये तीनों का प्रोडक्ट क्या आया, -1 इंटू 2 यानी 2 टू द पावर 33 इंटू ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा -1। आपका आंसर है -2 टू द पावर 33। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 3 पर आते हैं। यहाँ में दिया हुआ है an xn प्लस an माइनस वन xn माइनस वन टू डॉट डॉट a नॉट एक पॉलिनोमियल है जिसके ये कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। सबसे पहले f0 क्या होगा, x वाले सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, तो a नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ इससे आया। जब हम लोग df बाई dx को x इज इक्वल टू 0 पे रखेंगे तो सिर्फ एक ही टर्म होगा जो नॉन जीरो होगा, वो है a1, क्योंकि इसके अलावा बाकी हर टर्म में x का वेरिएबल रहेगा, जिसको अगर हम लोग 0 फिक्स करेंगे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए a1 1 आ गया। सिमिलरली a2 2a2 4 आ जाएगा। 2a2 कैसे आया, तो हमारे पास a2x स्क्वायर था एक टर्म, जब हम लोग इसको फर्स्ट बार डिफरेंशिएट किए तो ये a2x आया, फिर जब हम लोग सेकंड डिफरेंशिएशन किए तब ये 2a2 आया और इसकी वैल्यू 4 दी हुई है हमें। ठीक है, तो यहाँ से a2 2 आ गया। नेक्स्ट कंडीशन हमें दिया हुआ है डी क्यूब एफ बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू d5x बाई dx5। ये पॉसिबिलिटी कब आएगी, देखो यहां पर कोई भी x की वैल्यू नहीं दी हुई है, यानी इन दोनों पॉलिनोमियल्स को एट एवरी पॉइंट सेम होना पड़ेगा। ऐसा सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है जब दोनों जीरो हो जाएं। देखो अगर नॉन जीरो कंडीशन है मान लो पॉलिनोमियल्स की, एक का ग्राफ कुछ ऐसा आया, दूसरे का ग्राफ भी हर पॉइंट पे सेम आना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है अगर x वहां पर एक वेरिएबल के फॉर्म में मौजूद हो। इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। 2 डिग्री पॉलिनोमियल है जिसके हमें a2 a1 और a0 पता है, फिर तो ये काफी आसान क्वेश्चन बन गया। 2x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 0। ठीक है, x की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, 2 इंटू 25 प्लस 5 कितना आएगा 55। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े तो लेट S बी सेट ऑफ ऑल यूनिट वेक्टर्स इन XY प्लेन इन द सेट S हैज। यूनिट वेक्टर्स आप कोई भी दो डायरेक्शन में चूज कर सकते हैं, और क्योंकि ये XY प्लेन है तो वैसा कुछ फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। जनरली हम लोग X और Y एक्सेस को यूनिट वेक्टर्स कंसिडर करके सॉल्व करते हैं, लेकिन वो कोई कंपल्शन नहीं है। आप इस तरह से दो यूनिट वेक्टर्स चूज कर लिए, आप इस तरह से दो यूनिट वेक्टर्स चूज कर लिए, इस तरह से हमारे पास इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं और इसीलिए इस सेट के इन्फिनिट एलिमेंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, lab report, the lab reports that global warming average in the year 2020 was this, predicts that global average temperature will increase at 1% per year. What will the global average temperature in 2035? कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम है बेसिकली ये। आपने क्लास 10th में पढ़ा था, जब हम लोग एक फिक्स वैल्यू को नहीं रख के बल्कि हम लोग चेंजिंग वैल्यूज यानी डायनेमिक वैल्यूज रख के परसेंटेज उस पर लगाते हैं तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। सेम टाइप की चीज यहाँ पर है। सबसे पहले ईयर में 14.9 रहेगा, इस पे 101/100 लगेगा अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें। फिर सेकेंड ईयर में क्या होगा, इस पे 101/100 लगेगा यानी इस वैल्यू पर। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे 2035 माइनस 2020 प्लस 1, हमारे पास सॉरी प्लस 1 यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि हमें 2020 की वैल्यू दी हुई है। 2021 पे 1, 2022 पे 2, काउंट करते जाओगे तो 2035 पे हमें 15 ईयर्स मिलेंगे। तो बेसिकली हमें निकालना है 14.9 इंटू 101/100 टू द पावर 15, यानी 15 ईयर्स में ये कितना हो जाएगा अपने सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपको कैलकुलेटर अवेलेबल रहेगा एग्जाम में तो आप 17.298 ये वैल्यू आ जाएगी, आप इसे लगाकर आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पर देखो हमें दिया हुआ है x एक सेट है विद ऑल 2 into 2 मेट्रिसेस। R इसमें एक रिलेशन है जो कि x into x को बिलोंग करता है, सच दैट R में अगर कोई a, b बिलोंग कर रहे हैं तो वहां पर ए बी और बी ए इक्वल होना चाहिए। जनरली ये चीज ट्रू नहीं होती। अगर ये ट्रू है तो आर किस तरह का रिलेशन है ये हमें देखना है।
सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के मतलब जान लो। अगर रिफ्लेक्सिव है तो a कॉमा ए सेटिस्फाई करेगा इस रिलेशन को। अगर सिमेट्रिक है तो इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r देन b कॉमा a विल आल्सो बिलोंग टू r। ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r देन a कॉमा c भी r को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम लोग तीनों को अब चेक कर लेते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना बहुत मुश्किल नहीं है। यहां पर देखो ए ए इज इक्वल टू ए ए, ये चीज ट्रू है, आप ये चीज देख सकते हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन को तो हमें क्या मिला, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब इसको रीराइट कर दो, बी ए इज इक्वल टू ए बी। अब देखो बी ए इज इक्वल टू ए बी जब हमारे पास लिखाया तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं कि बी कॉमा ए भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी व्हेनेवर a कॉमा b विल सेटिस्फाई द रिलेशन b कॉमा a विल आल्सो सेटिस्फाई द रिलेशन। सेम चीज इसके उल्टे भी लिख सकते हैं, b कॉमा a सेटिस्फाई कर रहा है तो इससे ये इंप्लाई होगा और इससे इंप्लाई हो जाएगा कि a कॉमा b इज आल्सो सेटिस्फाई। इसीलिए सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव के लिए देखो हम लोग एक काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ना सिर्फ इस क्वेश्चन को बल्कि इन जनरल ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना होता है। आप सबसे पहले एक स्मॉल सेट ऑफ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके लिए आप ट्राई करके देखते हैं क्या ट्रू है क्या ये ट्रू नहीं है। और जब आपके पास ट्रू आ जाता है फिर आप एक फंडामेंटल या फिर थ्योरेटिकल बेसिस निकालने की कोशिश करते हैं। पहले हिट एंड ट्रायल करके देखो, कोई उसमें से गलत निकल जाए तो क्रॉस आउट करो। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, 1 0 0 0 और 1 1 1 0। चलो इसको ए और बी ले लिए और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 0 1। ठीक है, अब हमें पता है ए आई इज इक्वल टू आई ए, सिमिलरली आई बी इज इक्वल टू बी आई। इससे क्या प्रूव हुआ कि ए कॉमा आई इसको सेटिस्फाई कर रहा है और आई कॉमा बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ए कॉमा बी सेटिस्फाई कर पाया तो ये ट्रांजिटिव होगा और नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ए क्या है 1 0 0 0, बी है 0 सॉरी 1 1 1 0। ठीक है, ए कॉमा बी क्या होगा 1 इंटू 1 0 इंटू 1 0 सॉरी 1 इंटू 1 यहाँ 1 0 इंटू 0 0, नीचे दोनों 0 आ गया, ए बी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, बी ए क्या होगा 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0। ठीक है, नीचे के लिए 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0 और यहाँ पर 1 इंटू 0 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0 इंटू 0। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ए बी यहाँ पर 1 1 0 0 आ रहा है जबकि बी ए यहाँ पे 1 0 1 0 आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इससे हमारा ऑप्शन ए सही हुआ। बस आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको कोई चीज प्रूव या नॉट या ट्रू या फॉल्स के लिए दिया हुआ हो तो पहले कुछ एग्जाम्पल सोच के देखो। अगर एम्पेरिकली आपको 2-3 एग्जाम्पल में दिख रहा है कि वो चीज सही है तब जाके कोई आप थ्योरेटिकल बेसिस ढूंढ सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उसको मारकर आगे भी बढ़ सकते हो। नेक्स्ट, फॉर अ नेचुरल नंबर n, C and B a curve in xy plane given by y is equal to x bar n such that x is greater than 0 and less than 1। हमें एक चीज पता है कि x टू द पावर n की अगर हम लोग वैल्यू देखें बिटवीन 0 टू n तो एज n इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ x टू द पावर n डिक्रीजेस। आपने ये चीज देखा भी होगा, मान लो हमारे पास 0.1 है, 0.1 पे उसका स्क्वायर होता है 0.01, 0.1 का क्यूब होता है 0.001। इसी तरह आप जितनी पावर बढ़ाते जाओगे यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड होते जाएगा, वैल्यू स्मॉलर होती जाएगी। ठीक है, denote the area of region bounded between n and n plus 1 then the largest value of an is। ठीक है, an को हम लोग क्या लिख सकते हैं, to the x to the power n plus n x to power n minus x to power n plus 1 between 0 से 1। ठीक है, ये क्या आया 1 by n plus 1 minus 1 by n plus 2। ठीक है, जीरो ऊपर नीचे मतलब ऊपर जीरो भी आएगा लेकिन उस चीज को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्या आएगी n plus 2 minus n plus 1 जो कि 1 के बराबर होता है इन बाई n plus 1 इंटू n plus 2। अब देखो इस वैल्यू को अगर हम लोग मिनिमाइज करेंगे तब जाके हमारा an मैक्सिमाइज होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है बेसिकली ये चीज। n यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं। तो बेसिकली n की लोएस्ट वैल्यू जो कि 1 है वो अगर हम लोग डालेंगे तो हमें मिलेगा
1/2 इंटू 3 यानी 1/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, सॉरी अगर पीछे कुछ बैकग्राउंड नॉइज आए तो मैं हॉस्टल में हूँ और थोड़ा सा हल्ला होते रहता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लेट एफ बी कंटिन्यूअस फंक्शन एंड एफ मतलब कैपिटल एफ बी इट्स एंटी डेरिवेटिव। इफ एफ 0 इज इक्वल टू 1 देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स 1 है, तो f1 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली चीज जो हम लोग देखेंगे वो है 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स होगा क्या। हमारे पास एंटी डेरिवेटिव दिया हुआ है। देखो जनरली इंटीग्रेशन में आपको करना क्या होता है, आपको एक फंक्शन दिया रहता है, उसका एंटी डेरिवेटिव निकालना होता है और उसके बाद उसमें वैल्यूज फिट की रहती है। आपको यहाँ पर बेसिकली एंटी डेरिवेटिव फंक्शन दे दिया है कैपिटल एफ, जिसमें आपको एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0, ये और ये। ठीक है, आपको f0 की वैल्यू 1 दी हुई है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 दी हुई है। ठीक है, इज इक्वल टू f1 माइनस 1, इससे आपकी वैल्यू क्या आई, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 की। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आप ये मार के आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, लेट ए बी नॉन जीरो रियल नंबर एंड एफ बी ए कंटीन्यूअस फंक्शन सच दैट एफ डैश एक्स हमेशा 0 से बड़ा है। कंसीडर जी एक्स इज इक्वल टू दिस देन जी हैज। ठीक है, अब देखो लोकल मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, बेसिकली आपसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिनिमा और मैक्सिमा के बारे में पूछा है, तो आप क्या कर सकते हो, जी डैश एक्स निकालते हैं। जी डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश ऑफ 2a स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर माइनस 2a एक्स। ठीक है, ये चीज हमें दिया हुआ है कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर होगा ये। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a इंटू ए माइनस एक्स। अब देखो अगर a 0 से बड़ा है तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू a ले लेते हैं बेसिकली। अब देखो अगर x a से छोटा है, a को हम लोग सबसे पहले तो पॉजिटिव लिए हैं, चलो यहाँ पे 0 भी डाल दिए, a पॉजिटिव है, उसके बाद अगर x छोटा होगा a से तो ये वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगी। इसके साथ ही अगर x बड़ा हो जाएगा तो ये वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगी। तो देखो अगर a इज ग्रेटर देन 0 देन दिस इज गोइंग टू बी अ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि इसके पहले स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव थी, इसके बाद स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है, ये एक मैक्सिमा है। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक मिनट, हाँ चलो नेक्स्ट है, लेट ए बी द मैट्रिक्स दिस फॉर एनी नेचुरल नंबर के द डिटरमिनेंट ऑफ ए के इज। अब आपको पता होना चाहिए डिटरमिनेंट, अगर हम लोग ए बी की निकालें तो ये इक्वल हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर के निकालें तो ये बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर के है। हम लोग यहां पर ए का डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग 1 वाले रो को फिक्स करके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। माइनस वगैरह के साइन को हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले शुरू करते हैं। इस वाले 1 को लिए 0 0 0 आ गया। नेक्स्ट वाले 1 को लिए हम लोग, इसमें cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। लास्ट वाले 1 को लिए फिर से 0 और 0 आ गया। ठीक है, अब देखो क्योंकि हम लोग मिडिल रो लिए हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा शुरू में, बेसिकली आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिल गया है, ये 1 के बराबर होता है। अब 1 टू द पावर एनीथिंग 1 के बराबर है, इसीलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। आप चाहें तो इस वाले रो को भी लेकर कर सकते हैं, cos थीटा है ऊपर इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा 0 का 0 गया, माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा इंटू cos ये हटा ओ सॉरी इंटू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से भी आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैंने शायद जो सोल्यूशन आपको दिया है उसमें वही फर्स्ट रो यूज किया है, लेकिन आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि अगर आप मिडिल रो यूज करते हैं तो आपका बहुत सारा जीरो के कारण कट जाएगी चीजें, तो वो चीज आप वहां पर यूज कर सकते हैं अपने एडवांटेज के लिए जल्दी सॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द वेक्टर्स दिस द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच देयर इज एटलीस्ट वन नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ऑल थ्री। अब देखो अगर एक नॉन जीरो वेक्टर है जो तीनों के परपेंडिकुलर है, इसका क्या मतलब है, ये तीनों बेसिकली उसके परपेंडिकुलर होंगे, एक यहां हो सकता है, दूसरा यहां हो सकता है, तीसरा ऐसे हो सकता है, लेकिन एक परपेंडिकुलर वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी तीनों वेक्टर्स को अगर हम लोग ओवरलैप करने की कोशिश करें तो वो तीनों कोप्लेनर होंगे।
ठीक है, अब देखो कोप्लेनैरिटी के लिए एक कंडीशन होती है, या छोड़ो कोप्लेनर नहीं भी लेते हैं हम लोग, मान लो दो वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे को कभी पास नहीं करते, दोनों अलग अलग प्लेन्स पर हैं, फिर भी अगर आप इन दोनों के परपेंडिकुलर एक लिए कोई भी वेक्टर, तो ये इस तीसरे वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने का आपको तरीका पता है, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हम लोग देखें ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ये वैल्यू 0 आनी चाहिए, या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी, ये वाली वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। बेसिकली दो का क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम लोग एक के साथ डॉट करेंगे, तो क्योंकि दो के परपेंडिकुलर है तो तीसरे के भी परपेंडिकुलर होगा और वहां पर वो वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म याद हो, मैंने कहा है वेक्टर थ्री एक बहुत ही आसान चैप्टर है, आप आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं चीजों को, और इसके फॉर्मूला भी काफी लिमिटेड है। अगर हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो हम लोग एक डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, 1x 1 2x और 2 1 3, इसका जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो वैल्यू 0 होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट निकालें कैसे इसका, 1 इंटू 6 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस 2x प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। चलो 6 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा है, 6 कट गया। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, 2x बाहर निकालो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। किस किस केस में 0 होगा, इधर x 0 हो जाए और x माइनस 2 0 हो जाए, यानी x 0 है या फिर x इज इक्वल टू 2 है। इन दोनों केसेस में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और आपको जो भी परपेंडिकुलर तीनों के कंडीशंस दिए हुए हैं वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंसीडर टैंजेंट लाइन टू सर्कल दिस एट पॉइंट दिस एंड दिस, इफ r इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू टैंजेंट लाइंस देन p r q इज इक्वल टू 1। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सर्कल्स का बहुत ही बेसिक सा एक फॉर्मूला है। अगर आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर क्या होगा, ये चीज आप बेसिकली थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ के समझ भी सकते हैं, तो समझ लेंगे तो आपको पूरे लाइफ टाइम याद रहेगा बेसिकली। ठीक है, पॉइंट्स अगर आपको दिए हैं तो टैंजेंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर, जो भी आपका a स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखो पहला पॉइंट है 1,0, तो हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा है 1/√2, तो हमें मिला x प्लस वाई होल बाई √2 इज इक्वल टू 1, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू √2। ठीक है, देखो आइदर अब आप प्रॉपर फॉर्मूला लगाकर बना सकते हो या फिर आप ग्राफ पर इसको एक रफ प्लॉट कर दो और उससे आपको मिल जाएगा आंसर। अगर एक सर्कल है इस तरह का जो कि 1 के रेडियस का है, आपको दिया हुआ है एक टैंजेंट ऐसा है और दूसरा टैंजेंट कहाँ हिट कर रहा है, 1/√2, यानी कहीं ऐसा जा रहा हुआ है। ये बना रहा है एंगल 135 डिग्री का। ठीक है, अब यहां से देख भी सकते हो m इसका -1 है और ये तो 90 डिग्री पे है। अब आपसे क्या पूछा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। रुको, सबसे पहली चीज P यहां पर मार्क कर लो, Q यहां पर मार्क कर लो, R इसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपसे पूछा है P R Q के बीच में क्या एंगल है। बहुत ही आसान, आपका ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, ये पूरा 180 है, इसीलिए ये एंगल 135 डिग्रीज हो जाएगा। मुझे डिग्रीज में करने में थोड़ा आसानी होता है, मतलब ठीक है पाई वाले रेडियंस में भी आप कर सकते हो, लेकिन बेसिकली 135 डिग्री आपका आंसर आ रहा है, इजीली कन्वर्ट कर लो, 3π/4 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। फंक्शन इज गिवन बाय दिस, इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लाइक। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी आसान है, सिंपल डिफरेंशिएशन लगाना है। स्पेशली अगर आप एक बायो स्टूडेंट हो, पीसीबी स्टूडेंट हो, डिफरेंशिएशन का चैप्टर जरूर पढ़ के जाना। डिफरेंशिएशन और एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, काफी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और आपको बहुत ही आसान फॉर्मूले लगाने होते हैं। ठीक है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं। चलो क्या आया, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। 6 है यहाँ पर कॉमन तो हटा दो उसको, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। काफी सिंपल, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। अब देखो ये f डैश x की वैल्यू आई है। इस तरह पे अगर हमें दिया रहता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बना लिए 2 और 3 पे, हम जानते हैं इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, f डैश x की वैल्यू
इस जगह पर पॉजिटिव है, यानी एफ एक्स उस जगह पर इंक्रीजिंग है क्योंकि स्लोप उसका पॉजिटिव है। यहां पर नेगेटिव है यानी एफ एक्स वहां पर डिक्रीजिंग है। अगेन 3 के आगे पॉजिटिव है तो वहां पर फिर से फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा क्योंकि स्लोप उसका पॉजिटिव है। ठीक है, हमें ऑप्शन ए दिख रहा है 0 से 2 के बीच में, क्योंकि ये चीज पॉजिटिव है तो ये आंसर सही होगा। और क्या ऑप्शंस हैं? डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, नहीं, इस पूरे इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, नहीं, यहाँ पर नेगेटिव है तो इस पूरे इंटरवल में डिक्रीज किया है। और फिर से डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, नहीं, यहाँ पर भी इंक्रीज कर रहा है ये चीज। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चंस आपको स्पेशली देख के रखने चाहिए, फ्री के मार्क्स होते हैं और गलती होने के चांस भी काफी कम। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। ये क्वेश्चंस बेसिकली आपको डराने के लिए होते हैं, जहां पर आपको लेट्स से मॉड दे दिया या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दिया। ऐसे केसेस में आप बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ को याद करिए। आप जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूरे उस वैल्यू के रेंज को उसके बेस पर लाकर रख देता है, बेस फंक्शन है बेसिकली। तो यहां पर आप क्या करिए, इसको तोड़ लीजिए। 1 से 100 का आपको रेंज दिया हुआ है, हर इंटीजर के फॉर्म में इसको तोड़ लीजिए। ठीक है, जब आप 1 से 2 तक रहिएगा तो ये 1/x होगा, 2 से 3 तक रहिएगा तो ये 2/x होगा, 3 से 4 तक ये 3/x, डॉट 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 डॉट। जब आप 99 से 100 तक जाइएगा तो ये 99/x रहेगा। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, इसका इंटीग्रेशन ln x होता है 1 से 2 प्लस ln x 2 से 3 डॉट 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 ln x 99 से 100। ओके, ये क्या आया, ln2 माइनस ln1 जो कि 0 होता है, प्लस यहां पर एक 2 3 4 टिल 99 का भी टर्म है तो वो चीज यहां लिख लो बस, 299। ठीक है, प्लस 2ln3 माइनस 2ln2। एक टर्म में और लिख देता हूं आपको थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्लस 3ln4 माइनस 3ln3 डॉट 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 प्लस 99ln100 माइनस 99ln99। ठीक है, ln1 को 0 करो। अब देखो ln2 का यहां पर एक पॉजिटिव टर्म है और यहां पर -2 नेगेटिव टर्म है। ठीक है, ये आ जाएगा -ln2। सिमिलरली 3 के लिए +2ln3 -3ln3, ये आ जाएगा -ln3 डॉट डॉट डॉट। अगर आप इस ट्रेंड को आगे बढ़ाकर भी देख लो, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो एंड तक आपको -ln99 मिलेगा और इस सब के ऊपर प्लस एक 99ln100। इसको मैं थोड़ा क्लियरली लिख देता हूं। बेसिकली आपको मिला है अभी तक -ln2 -ln3 डॉट 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 -ln99 प्लस 99ln100, क्योंकि 100 को कैंसिल करने वाला कोई भी टर्म इसके आगे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100⁻99 बाई, ठीक है, ln को बाहर ले लो, 2 3 4 डॉट 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 99। ठीक है, मैटर नहीं करता, आप 1 मल्टीप्लाई भी कर दोगे इसके सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आपके पास एक -ln1 का भी टर्म था, अगर आप उसको 0 नहीं लिखते हो तो वो भी यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं बनाता। हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए है, इस पूरे टर्म को आप 99 फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो बेसिकली जब भी आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के इस तरह के दिए हुए रहे जहां पर आइदर आपका मॉड्यूलस फंक्शन हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, तो उस केस में आप बेसिकली उसको केसेस में तोड़ लीजिए और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का। फॉर आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिस द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ कर्व्स इज। ठीक है, यहां पर देखो y आपको दिया हुआ है अल्फा एक्स प्लस बीटा e टू द पावर x। y डैश क्या होगा, देखो e टू द पावर x का तो कुछ कटने वाला है नहीं, इसको सेम लिख दो। फिर दूसरे केस में बेसिकली मैं यहाँ पर x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन होता है x का डिफरेंशिएशन इंटू वाई प्लस y का डिफरेंशिएशन इंटू x। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन इंटू x हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब हम लोग x का डिफरेंशिएशन जो कि अल्फा होगा इंटू e टू द पावर x लिखेंगे। ठीक है, अब हमें पता है ये टर्म y के इक्वल है, y डैश माइनस y इज इक्वल टू अल्फा e टू द पावर x हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग इस चीज का भी डिफरेंशिएशन कर दें, y डबल डैश क्या आएगा, सबसे पहले इस टर्म का सिमिलर डिफरेंशिएशन है अल्फा एक्स प्लस बीटा e टू द पावर x प्लस अल्फा e टू द पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे तो फिर से अल्फा e टू द पावर x आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या मिला यहाँ पर, इसको लिख दो y, इसको लिख दो y
डैश माइनस वाई इंटू, क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फा ई टू द पावर एक्स आ रहा है, ठीक है। तो क्या आया, वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई प्लस 2 इंटू वाई डैश माइनस वाई। मुझे उम्मीद है यही था, हाँ यही था, ठीक है। अब देखो वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई प्लस 2y डैश माइनस 2y डैश, ये गया, इसको इधर लेके आ जाओ, y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं फिजिक्स। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसके अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं। एग्जाम में अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको इनिशियली छोड़ दीजिए, थोड़ा टाइम देकर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, देखो हमें दिया हुआ है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा वी। एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं dv बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा वी। v यहाँ नीचे आ जाएगा, यानी dv बाई वी इज इक्वल टू अल्फा डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, हमें मिला ln v इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस सी, ठीक है। अब हम लोग ln को इस तरफ लेकर जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा टी प्लस सी। इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं e टू द पावर अल्फा टी इंटू ई टू द पावर सी। ई टू द पावर सी को बेसिकली a लिख सकते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू ए ई टू द पावर अल्फा टी, ठीक है। इसको अब हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। v को हम लोग लिख सकते हैं dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए ई टू द पावर अल्फा टी, ठीक है। ये इधर गया, dx इज इक्वल टू ए ई टू द पावर अल्फा टी डी टी। लिमिट्स डालना है हमें 0 से s12 और ये आ गया 0 से t2 माइनस t1, ओके। dx का इंटीग्रेशन x होगा, s12 माइनस 0 s12, ठीक है। a e टू द पावर अल्फा t का इंटीग्रेशन a इंटू अल्फा e टू द पावर अल्फा t आएगा, e टू द पावर अल्फा t 0 से t2 माइनस t1, यानी a अल्फा e टू द पावर t2 माइनस t1 माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पूछा है s13 बाई s12 का रेशियो क्या होगा। तो s13 के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर ही टर्म आएगा, मैं यही लिख देता हूँ, s13 के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म आएगा यहाँ पे अल्फा a e टू द पावर, इंस्टेड ऑफ t2 हमें क्या मिलेगा यहाँ पर t3 माइनस t1 माइनस माइनस 1, ठीक है। ये दोनों कट गया यहाँ पर, ऑप्शन ए जो कि यहाँ पर सिमिलर टर्म आपको दिखा रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम देना होगा और लिमिट्स आपको तब चूज करने होंगे जैसा ऑप्शन आपको दिया हुआ है। बेसिकली जैसा जब भी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस तरह के, तो हम लोग अगर t1 से t3 जाते हुए या t1 से t2 जाते हुए देख रहे होते हैं तो हम लोग डायरेक्टली लिमिट्स डाल सकते हैं t1 और t2, लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पर t1 माइनस t2 के फॉर्म में ही पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आप उसी तरह से लिख के इसे यूज करने की कोशिश करिए, ठीक है। A point mass attached to mass string undergoing circular motion in vertical plane. The length of string is r, acceleration due to gravity is g, minimum value of tension in string is 2 mg, maximum speed of the point mass is। अब देखो जब हम लोग एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराते हैं, मान लो ये एक पॉइंट मास है, हाईएस्ट पॉइंट पे इस पे ग्रेविटी नीचे लग रही है, इस पे टेंशन नीचे लग रहा है और इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर है। लोएस्ट पॉइंट पे इस पे ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नीचे है, सॉरी ये ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नीचे है और इसका जो टेंशन ऊपर लगेगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन लोएस्ट होगा क्योंकि इसको ग्रेविटी का भी सपोर्ट है, लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन हाईएस्ट होगा क्योंकि ग्रेविटी इसके अगेंस्ट काम कर रही है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग शुरू करते हैं। हाईएस्ट पॉइंट, सॉरी ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर देखो नीचे इस पे mg लग रहा है, नीचे इस पे t लग रहा है जो कि 2 mg के बराबर है, इस पे ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जो कि mv स्क्वायर बाई r के बराबर है, यानी 3 mg के। यहां से mv स्क्वायर क्या आया, 3 mg r। इस चीज को बस ध्यान में रखो। ये जब अपने लोएस्ट पॉइंट पर आएगा जो कि 2r नीचे है, यहां पर आएगा, इसकी वेलोसिटी मान लो हम लोग v नॉट रखते हैं, इस पे नीचे फोर्स लग रहा होगा mg जो कि कुछ यहां पर यूज का नहीं है। बेसिकली हम लोग एनर्जी कंजर्व कराने की कोशिश करते हैं। हाईएस्ट पॉइंट के हाफ mv स्क्वायर प्लस mg इंटू 2r, mg h इज इक्वल टू हाफ m v डैश स्क्वायर,
ठीक है, ये सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है लोएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, mv स्क्वायर क्या है? 3 mgr। तो हाफ mv स्क्वायर 3/2 mgr प्लस 2 mgr इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हाफ को इधर ले जाओ, 4 आ जाएगा, और यहाँ नीचे से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली 7 mgr इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सॉरी, हाफ नहीं, हाफ यहाँ पे कैंसिल हो गया है, mm कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू रूट अंडर 7gr आंसर आ रहा है। पता नहीं मैंने क्यों यहाँ सी ऑप्शन मार्क करके रखा था, ठीक है, मैं चेंज कर दूंगा इसे अपलोड करते वक्त। यहाँ आंसर आ रहा है रूट अंडर 7gr। बेसिकली आपको क्या ध्यान में रखना है, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन भी नीचे है और ग्रेविटी भी नीचे है, स्पीड लोएस्ट है, लोएस्ट पॉइंट पे ग्रेविटी भी नीचे है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नीचे है और टेंशन हाईएस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम हेमिस्फीयर के एज, और हमें बताना है कि उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। अगर हमें दिया हुआ है वो थीटा के बाद रुक जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बेसिकली मैं आपको इलस्ट्रेशन दिखा देता हूँ क्या है। आपको दिया हुआ है, हम लोग इस पॉइंट से एक बॉल को रिलीज किया, वो कुछ दूर गया, थीटा एंगल कवर किया और उसके बाद रुक गया। यहां पर आपको देखना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी उसके एंड पॉइंट पर भी जीरो है, यानी बॉल रुक गई है बेसिकली। तो देखो, शुरू होते वक्त काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं थी, पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं थी, मान लो इस पॉइंट को हम लोग जीरो ले लेते हैं। खत्म होते वक्त एक नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी पे है, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होनी चाहिए थी, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है डिस्पर्सिव फोर्स के कारण जो फ्रिक्शन लग रहा है इस पे। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बेसिकली इक्वल होगा इसके लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है दोनों केसेस में। अब हम लोग ये फ्रिक्शन का वर्क कैसे निकालें, तो देखो, या वर्क निकाल लिया हमने, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कैसे निकालें। अब देखो, किसी भी पॉइंट पर, मान लो फाई पॉइंट पर अगर हम देखें तो ये बॉल है, इस पे नीचे लग रहा होगा एक mg, ठीक है, इसका एक कंपोनेंट होगा यहाँ फाई, ये होगा 90 - 5, इसके कारण एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स इसका लग रहा होगा mg sin phi, ठीक है, एक कंपोनेंट लग रहा होगा mg cos phi। इससे हमें कुछ ज्यादा मतलब है नहीं। ये mg sin phi इक्वल होगा इस नॉर्मल फोर्स के जो सरफेस पे लगा रहा है, और ये जो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा वो हो जाएगा म्यू mg sin phi। ठीक है, ये चीज मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। फ्रिक्शन बेसिकली हम लोग एक इंस्टेंट पर ले रहे हैं। अब मान लो यहां पर डी फाई का डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ देर में, ठीक है, तो फ्रिक्शन उस इंस्टेंटेनियस टाइम पर कितना वर्क किया होगा, म्यू mg sin phi इंटू आर डी फाई। हमें पता है, अगर हमारे पास इस तरह का एक आर्क दिया हुआ है और बीच का एंगल दिया हुआ है जिसको हम लोग डी फाई ले लिए, तो ये वाला जो लेंथ होगा आर्क का वो आर डी फाई। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा है तो हम लोग उसे स्ट्रेट लाइन ही कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा हमने काफी सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए होंगे अपने प्रिपरेशन के टाइम। ठीक है, अब देखो, हम लोग बेसिकली इसको इंटीग्रेट कर देंगे, म्यू mg sin phi इंटू डी फाई इंटू आर को, कहां से कहां, जीरो से थीटा आपको दिया हुआ है ये चीज, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अब आप कैसे निकालोगे, तो आर दिया हुआ है आपको ये टोटल थीटा दिया हुआ है, ये 90 - थीटा हो जाएगा बेसिकली, सॉरी, थीटा -90 हो जाएगा। ठीक है, ये आर है यहाँ पर, इसको भी हम लोग 180 - थीटा बोल सकते हैं उस एंगल को, क्योंकि टोटल 180 है, उसमें से थीटा हमने हटा दिया तो ये 180 - थीटा है। इसके कारण ये वाला हाइट हो जाएगा आर साइन 180 - थीटा। ठीक है, साइन ऑफ 180 - थीटा साइन थीटा के बराबर ही होता है। हमें क्या मिला, इज इक्वल टू mgr साइन थीटा। ठीक है, यहां से हम लोग mgr कैंसिल कर देते हैं और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। बेसिकली साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा डी फाई के रेस्पेक्ट में, तो माइनस कॉस फाई। हम लोग जानते हैं कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो इंटीग्रेट करते वक्त वो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 - कॉस
थीटा इंटू म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। म्यू हो जाएगा साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस कॉस थीटा को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो हमें पता है cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, cos थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2 क्या होगा, तो cot थीटा बाई 2। ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक स्प्रिंग लगा हुआ है और एक ब्लॉक है जिसके सामने एक वॉल है जो कि इलास्टिक कोलिजन कर रही है और हमें निकालना है इसका टाइम पीरियड क्या होगा एक नए केस में। तो देखो यहाँ पर हमें दो केसेस दिए हैं, डिस्टेंस d बाई 2 और डिस्टेंस 2d। अगर हमें d बाई 2 तक कंप्रेस करें एक स्प्रिंग को तो बेसिकली वो d बाई 2 का SHM करने लगेगा। SHM हमें पता है 2 पाई रूट अंडर m बाई k होता है, जैसे 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग इसको 2d तक कंप्रेस कर दें तो देखो क्या होगा, 2d तक ये आया इस साइड, अब ये वापस जाना चाहेगा 2d तक, लेकिन d के डिस्टेंस पर एक वॉल रखी हुई है इसके सामने, ये d तक जाएगा, वॉल को हिट करेगा और फिर सेम स्पीड से वापस आ जाएगा। हेंस ये वाला टाइम तो सेम रहा लेकिन ये टाइम पीरियड बदल गया, इसको हम लोग t बाई 2 लिख सकते हैं, एक साइड जाकर वापस आने का टाइम। इसको हम लोग कुछ t डैश का नाम देते हैं और 2 इंटू टी डैश बेसिकली हमारे यहाँ पर मोशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली आपको पता है अगर हमें पोजीशन दी हुई है और अगर हमें टाइम निकालना है और अगर हमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ओमेगा दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, d इज इक्वल टू 2d साइन ओमेगा टी। 2d डी डी कैंसिल हुआ, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 बाई 2, हेंस ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 6। नया टाइम आ गया पाई बाई 6 ओमेगा, एक बार जाने का यहाँ पे, ठीक है, वापस आने का पाई बाई 3 ओमेगा हो जाएगा। इसके साथ ही हमें क्या पता है, ओमेगा की वैल्यू या फिर ओमेगा की वैल्यू अगर हम लोग नहीं भी लेना चाहें, ऊपर हमें क्या मिला था 2 पाई बाई ओमेगा टी के बराबर, यहां पर हमें पाई बाई ओमेगा मिलेगा टी बाई 2 सबसे पहले, उसके बाद हमें यहां मिल गया है पाई बाई सॉरी यहाँ पाई लिख दिया, सॉरी पाई बाई 3 ओमेगा, हमें मिला 4 बाई 3 पाई बाई ओमेगा। अब अगर हम लोग रेशियो लेने जाएंगे तो ये 2 बाई 3 आ जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इन कंटेनर बेस डब्ल्यू, क्यूबिक ब्लॉक ऑफ साइड दिस, पुश्ड बाय अ स्टिक। बहुत ही जरूरी है ये सेंटेंस, पुश्ड बाय अ स्टिक। अगर हम लोग एक नॉर्मल बॉक्स को डाल दें पानी के अंदर तो पानी उस पर बेसिकली कुछ फोर्स लगाएगा, बॉक्स उस पानी पे कुछ फोर्स लगाएगा और ये पार्टली फ्लोट करेगा वाटर के अंदर, स्पेशली अगर इस ब्लॉक की डेंसिटी कम है वाटर से। उसके कारण ये जो भी जितना भी वॉल्यूम इसका डिप्ड है बस उसका फोर्स पानी पर लगेगा वेट का आते वक्त, हेंस नॉर्मल ब्लॉक का वेट प्लस पानी का वेट उसका नया रीडिंग हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि एक स्टिक उस ब्लॉक को ऊपर नहीं आने दे रहा है, उस स्टिक का भी एक फोर्स लग रहा है। अगर आप इस तरह से इसको सोचने जाएं और सॉल्व करने जाएं तो थोड़ा लंबा हो सकता है। हम लोग एक सिंपलिस्टिक अप्रोच लेंगे कि इस वेट के लिए ऊपर क्या क्या है, ठीक है। पानी का एक वॉल्यूम है जो कि इक्वल है डेल्टा वी के, मान लो डेल्टा वी जो भी बॉक्स का वॉल्यूम था। कंटेनर एल है तो ये एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, कंटेनर एक क्यूबिक है और उसका साइड लेंथ एल है तो ये डेल्टा वी एल क्यूब हो जाएगा। जब हम लोग देखेंगे इस कंटेनर के कारण क्या एक्स्ट्रा वेट ऐड हो रहा है तो वो रो ऑफ वाटर इंटू एल क्यूब इंटू जी हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से सबमर्ज्ड है वाटर पे। सब कुछ हटा दो, बस वाटर को देखो। पहले वाटर एक वेट अप्लाई करता था, अब वाटर एक बॉक्स को भी पुश कर रहा है और इस बॉक्स का काउंटर फोर्स इस पे लगेगा जो कि रो एल क्यूब जी होगा, ठीक है। अगर बॉक्स फ्लोट कर रहा होता इस पे सिर्फ रो बी एल क्यूब
जी लगता, लेकिन बॉक्स को पुश किया जा रहा है स्टिक से, इसीलिए रो एल क्यूब जी होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। A monoatomic ideal gas at pressure P, volume V, first adiabatically compressed, ठीक है, expanded isothermally, what is the final pressure of the gas? हमें पता है मोनोएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू 5/3 होती है। सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस में PV टू द पावर गामा कांस्टेंट रहता है, तो PV टू द पावर 5/3 इज इक्वल टू P डैश V/8 टू द पावर 5/3 कर दो इसको। ठीक है, 8 टू द पावर 5/3 क्या होगा, 8 बाई क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2, और उसकी टू द पावर 5 करेंगे हम लोग, तो बेसिकली P डैश V/32 इज इक्वल टू P V टू द पावर 5/3, इसको 5/3 ले लो। ठीक है, P डैश आ गया यहाँ से हमारा 32P। ओके, अब देखो और वॉल्यूम क्या आया, वॉल्यूम आ गया है हमारा V/8। अब जब हम लोग आइसोथर्मली इसको एक्सपैंड करने जाएंगे तो PV कांस्टेंट रहेगा। हमें पता है PV इक्वल टू nRT होता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए तो PV कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो P डैश V डैश इज इक्वल टू P डबल डैश, मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं मैं, बस अलग अलग करने के लिए P डबल डैश लगा दिए, इंटू V, बैक टू ओरिजिनल वॉल्यूम लिखा है। P डैश क्या आया था हमारा 32P, इंटू V डैश क्या आया था V/8 इज इक्वल टू P डबल डैश इंटू V। ठीक है, P डबल डैश क्या आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें दिया हुआ यूनिफॉर्म टॉर्क स्ट्रिंग है जिसके एंड में 2 चार्जेस हैं, और F इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें देखना है उस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग के, तो ये कैसे निकालेगा। सबसे पहले हमें पता है फ्रीक्वेंसी होती क्या है, 1/2L, या ठीक है यहाँ पे F ही दिया हुआ है, तो F इज इक्वल टू 1/2L रूट अंडर P/m, ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली। अब देखो P अगर हमें निकालना है तो वो क्या होगा, इस पॉइंट चार्ज पे आते हैं, यहाँ पे इस पे फोर्स लग रहा होगा KQ²/L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और पीछे इस पे लग रही है टेंशन, तो यहाँ से क्या आया, टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है मैं इक्वल नहीं लिख रहा, मैं प्रोपोर्शनल लिखता हूँ, टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/L²। ओके, इस चीज को यहाँ डालो, फ्रीक्वेंसी क्या आई 1/2L इंटू रूट अंडर K/L², यहाँ नीचे तो M है ही। ठीक है, ये L² जब रूट के बाहर जाएगा तो ये 1/2L² रूट अंडर K/M आ जाएगा। ठीक है, हेंस हम लोग लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोपोर्शनल है L टू द पावर -2 के। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था ऑलमोस्ट। Two uniformly charged concentric thin sphere, radius r1 r2 have charges q minus q. How does the electrostatic potential vary with distance from center of the shells? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, हमें पता है एक शेल है अगर तो उसके अंदर क्या होता है KQ/ जो भी शेल का रेडियस है कैपिटल R, और बाहर होता है KQ/R जो भी यहाँ सेंटर से इसका डिस्टेंस है पॉइंट का। ठीक है, अगर हम लोग 2 कंसेंट्रिक शेल्स देखें और यहाँ का यानी रीजन A की वैल्यू देखें तो वो क्या होगा, KQ/R1 माइनस KQ/R, ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट है, सारी वैल्यूज बेसिकली कांस्टेंट है, यहाँ Q कांस्टेंट है, K तो कांस्टेंट है ही, R1 और R2 भी कांस्टेंट है, इसीलिए टिल R1 यहाँ पर सारी वैल्यूज कांस्टेंट रहेगी। R1 से R2 के बीच में देखना इंटरेस्टिंग है, देखो ये अब फर्स्ट शेल के चार्ज बाहर चला गया है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा KQ/R, जो कि R सेंटर से डिस्टेंस है इस पॉइंट का। ठीक है, माइनस KQ/R, ये जो वैल्यू है वो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ग्राफ की तरह आएगी। ठीक है, यानी जो भी यहाँ पर पोटेंशियल है वो 1/R के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टोटल D, B और A के अंदर इस तरह का प्रोपोर्शनैलिटी वाला ग्राफ है, लेकिन अगर आप एकदम R1 पर देखें तो दोनों हमें KQ/R1 माइनस KQ/R2 दे रहे हैं, यानी जहां पर खत्म हो रहा वहीं से शुरू होगा कंटिन्यूअसली, कोई बीच में गैप जंप कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, अगर हम लोग एकदम ही बाहर का देखें तो क्या आएगा KQ/R माइनस KQ/R, 0 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर
सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए सही है। बाकी में जंप आ रहा है, डिसकंटिन्यूटी आ रही है, जो कि केस नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है। Consider very long cylinder radius A having uniform positive charge density this sphere of radius A carved out। मैं आपको सिंपल सा, ये भी बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों एडिटिव होते हैं, यानी अगर आप एक के कारण कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई दूसरा चीज ऐड कर दिए तो बस ऐड करना होता है, यानी मतलब दूसरी चीज प्लेस कर दिए तो आपको टोटल फोर्स किसी और पॉइंट पे निकालने के लिए बस ऐड करना होता है दोनों के फोर्सेस को। ये चीज आपने ग्रेविटी वाले में भी देखी होगी कि कोई लेट्स से मास है किसी सर्कुलर मोशन में, आप अगर एक दूसरा मास उसके ऊपर रख दोगे तो आपको बस दोनों के बीच का ऐड करना होगा निकालने के लिए कि टोटल फोर्स एट द सेंटर क्या है। या फिर मतलब ये बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल था, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हमने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट से छोटा सा चीज कार्व आउट कर लिया है तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं टोटल सॉलिड सरफेस माइनस द कार्व्ड आउट सरफेस, ठीक है, या कार्व्ड आउट ऑब्जेक्ट। यही चीज हम लोग यहाँ लगाएंगे। पहले हम लोग सिलेंडर के कारण निकालेंगे पोटेंशियल और फिर उसमें से स्फीयर के कारण आने वाली चीज को माइनस कर देंगे। यही वही किया है मैंने यहाँ पर, इंटैक्ट सिलेंडर माइनस स्फीयर। आपको पता है सिलेंडर के कारण ये फॉर्मूला मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप एक्चुअली गॉस लॉ लगाकर इसको कभी भी निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। सिलेंडर के कारण ये आ रहा है, स्फीयर के कारण ये आ रहा है, और दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आएगा। इसके बाद अगर आपको मैक्सिमा निकालना है तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा ex को विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट कर दिया आपने, आपको ये इक्वेशन मिला। यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा 4a/3। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही मतलब ये चीज आपको फंडामेंटली याद रखनी चाहिए। ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में अगर आपको कुछ हॉलोड आउट स्फीयर या हॉलोड कोई भी चीज निकाली हुई है तो बेसिकली आपको बस इंटैक्ट माइनस जो निकाली हुई चीज का वॉल्यूम के कारण आ रहा था चीज, उसको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है। गिवन सर्किट बॉक्स बी आइदर कंटेन्स कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर, करंट वर्सेस टाइम प्लॉट फॉर 3 केसेस। स्विच एस इज क्लोज एट टाइम t0 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, बहुत ही कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखो, अगर हम लोग स्विच क्लोज करते हैं क्या होता है, कैपेसिटर में धीरे धीरे चार्ज बिल्डअप होता है, इंडक्टर में करंट फ्लो होते रहता है। कैपेसिटर में आपको एक चीज याद रखनी होगी कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर एक कंप्लीट ब्रेक इन सर्किट की तरह काम करता है, और इंडक्टर स्टेडी स्टेट में एक करंट कैरिंग वायर की तरह काम करता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दोनों केसेस, कोई भी स्टेडी स्टेट, नॉर्मल स्टेट, हर जगह एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। ठीक है, तो देखो, जब हम लोग धीरे धीरे फिल करना शुरू करते हैं करंट, रेजिस्टेंस में हमेशा सेम वैल्यू रहेगी। अगर ये चीज डिक्रीज कर रही है विथ टाइम और लास्ट में जाकर 0 हो जा रही है स्टेडी स्टेट में, तो जाहिर सी बात है कि ये कैपेसिटर है, उसी की ये टेंडेंसी रहती है। अगर ये इंक्रीज करते करते लास्टली जाके सैचुरेट कर जा रहा है एक नॉर्मल वैल्यू पर या फिर एक ऑलमोस्ट फुल वैल्यू पर, हायर वैल्यू पर, तो वो ऑफ कोर्स एक इंडक्टर ही होगा। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये तीनों डिवाइसेस की, ये चीज आपको बस याद रखनी होगी थोड़ी सी। Next, in the given circuit, each of the resistor is this, each of the capacitor is this, capacitor between point B and F। एक ट्रिक पता नहीं आपको पता होगी या नहीं, अगर आपको कैपेसिटर दिया हुआ है और उसके अलोंग चार्ज पूछा है, क्रॉस चार्ज पूछा है, बेसिकली आपको क्या करना होगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन माननी होगी। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर करंट कैरी नहीं करता, तो उन सारे सर्किट्स को तोड़ दीजिए। यहां पर भी अगर हम लोग देखें तो बेसिकली ए ई के बीच में कोई करंट नहीं जाएगा, सी डी के बीच में कोई करंट नहीं जाएगा, बी एफ के बीच में कोई करंट नहीं जाएगा, और बाकी को आप नॉर्मली फिर उसके करंट वाइज स्प्रेड कर लीजिए। वही चीज मैंने यहाँ पर करके दिखाया है। बेसिकली मैंने सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पहले लिखा, फिर मैंने सी डी हटाया, यहाँ से एफ बी हटाया और फिर ई ए हटाया। इसके कारण ये सर्किट इस तरह का दिखने लगा, जहां पर ई एफ आई के बीच में कोई भी करंट नहीं होगा क्योंकि ये एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, कैपेसिटर बी और एफ के बीच में जो कैपेसिटर लगा है उस पे क्या चार्ज होगा, तो आपको बस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा बी और एफ के अक्रॉस। कैसे निकलेगा, बी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, एफ का पोटेंशियल लिटरली एच के इक्वल होगा। यहाँ पर दो रेजिस्टर्स के अलोंग आई का जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमें आई यहाँ से मिल जाएगा 5b/4 किलो ओम्स।
ठीक है। और लास्ट में हमें पता है चार्ज जो होता है कैपेसिटर पे वो CV के बराबर होता है। कैपेसिटेंस आपको दी हुई है ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अभी बोला है आपको निकालने के लिए। अगर आप इसको निकालेंगे तो 10 न्यू कूलम आपका आंसर आ जाएगा कैपेसिटर पे चार्ज। सॉरी, ठीक है। A thin lens made of material refractive index n1 forms the image at position I of point object held at O। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बेसिकली आपने क्या किया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली जब हम लोग लेंस बनाते हैं तो ग्लास का ज्यादा होता है वाटर एयर से। कंसिडर करिए अगर हम लोग किसी डेंस मीडिया में डाल दिए उस ग्लास को तो किस तरह का ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा। ये काफी सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि मान लो एक इस तरह का सरफेस है, ठीक है, स्फीयर ही बना लेते हैं पूरा। यहाँ पे इसका नॉर्मल है। अगर हम लोग इस तरह से एक रे भेज रहे थे इसके ऊपर, ठीक है, तो ये आइडियली ऐसे बिना रिफ्रैक्शन के, सॉरी मैंने शायद स्ट्रेट लाइन नहीं बनाया, ठीक है, बिना रिफ्रैक्शन के इस तरह से पास होना चाहिए था। अब यहाँ पर अगर ये डेंस टू लेस डेंस मीडिया या रेयरर मीडिया में जा रहा है तो ये नॉर्मल से अवे शिफ्ट होता है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब भी एक इस तरह का कॉन्वेक्स लेंस है तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, या इमेज वहां पर फॉर्म हो जाता है। हाउएवर अगर मीडिया यहाँ पर ज्यादा डेंस हो गया लेंस से तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट करेगा। टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होने के कारण ये इमेज यहाँ कहीं फॉर्म होगी। वही चीज यहाँ होने वाला है। इमेज जो बनेगी वो इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस वे, हमारे जो लाइट बीम होगा वो कुछ इस तरह जाएगा और ये हमारा पीछे बी पर इमेज फॉर्म करेगा। इसीलिए इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़े। कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस ए कंटेन्स यूनिफॉर्म वॉल्यूम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल सरफेस रेडियस 2a सेंटर्ड एट पॉइंट चार्ज स्फीयर। देखो यहां पर आपसे फ्लक्स का मेंशन हुआ है। जैसे ही आप फ्लक्स देखें सबसे पहला चीज आपके दिमाग में आना चाहिए गॉसियन सरफेस। यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ही है क्योंकि यहाँ से जो भी निकलेगा वो सभी परपेंडिकुलर निकलेगा सरफेस के। और बेसिकली हमें पता है गॉसियन सरफेस के अंदर अगर आप Q बाई एप्सिलॉन कर देते हैं तो आपको फील्ड मिल जाती है अंदर की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्या निकालना है, आपको डेंसिटी दी हुई है चार्ज की, आपको रेडियस दिया हुआ है और आपको Q निकालना है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी को आप 4/3 पाई क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए या पाई a क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका Q आ गया। और इसको एप्सिलॉन से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका फील्ड दे देगा उस पॉइंट पर, ठीक है। सो फील्ड नहीं, सॉरी, फ्लक्स दे देगा उस पॉइंट पर, सेम ही चीज। Figures and options show photocurrent of photoelectric material versus frequency f. Light beam can have 3 different intensities. Which option is correct? इंटेंसिटी का क्या मतलब है, सबसे पहले समझो। इंटेंसिटी मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के या नंबर बढ़ जाएंगे क्योंकि फोटॉन्स हिटिंग के नंबर बढ़ रहे हैं। इंटेंसिटी चेंज होने का फ्रीक्वेंसी से कोई रिलेशन नहीं है। इंटेंसिटी का सिर्फ और सिर्फ रिलेशन है नंबर ऑफ फोटॉन्स हिटिंग द सरफेस से, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रख ली तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तीनों की इक्वली बढ़ रही है, ठीक है। बस नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड ज्यादा होंगे। एक बार इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो उसके कारण करंट आता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा करंट, ठीक है। I3 सबसे ज्यादा इंटेंसिटी रखता है, सबसे ज्यादा फोटॉन्स रखता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इसीलिए सबसे ज्यादा करंट जनरेट करेगा। उसके बाद I2, उसके बाद I1। सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला जो नीचे ग्राफ दिया हुआ था इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि तीनों केसेस में बस इंटेंसिटी, तीनों केसेस में इंटेंसिटी अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी नहीं। इसीलिए फ्रीक्वेंसी पर तीनों के इंटेंसिटी वाइज डिपेंडेंस नहीं होने वाली है, ठीक है। कंसिडर दैट इन अ फिशन ऑफ अ सिंगल प्लूटोनियम दिस मच एनर्जी इज रिलीज्ड। बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। मैंने कहा था फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर मान सकते हैं या फिर पूरी मॉडर्न फिजिक्स को एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट मान सकते हैं। आपने देखा पिछला क्वेश्चन भी काफी आसान था, आपको बस पता होना चाहिए इंटेंसिटी किस चीज पर डिपेंड करती है। इस क्वेश्चन में भी आपके पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, ऑल प्लूटोनियम एंड फिजन, ये वो 20,000 यूनिट्स ऑफ TNT एक्सप्लोजन, जहां पर एक TNT एक्सप्लोजन के एनर्जी रिलीज आपको दे दी गई है 20
1000 यूनिट्स TNT एक्सप्लोजन। एक TNT एक्सप्लोजन का एनर्जी डिवाइडेड बाय एक प्लूटोनियम एटम का एनर्जी कितना होता है 207 इंटू 10⁶ MeV है, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, कितने प्लूटोनियम आयंस है आपके पास यहाँ पर देखो, बेसिकली आपको यहाँ वेट डालना होगा डिवाइडेड बाय 239 ग्राम्स, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा आपको 6 इंटू 10⁻23 से। ये अगर आप कैलकुलेशन 022 में डाल दो, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर रहेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन बेसिकली जब आप करेंगे तो आपके पास वेट आएगा 1000 ग्राम्स, जिसको आप 1 kg लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से न्यूक्लियर फिजिक्स आसान क्वेश्चंस देता है आपको। यहाँ पर मैंने वही कैलकुलेशन की हुई है, बस नंबर ऑफ मोल्स अलग से निकाल के फिर नंबर ऑफ एटम्स निकाल के फिर मैंने ग्राम्स में निकाला था। ठीक है, ये आंसर आ गया आपके पास। इस तरह से आप IIT 22 के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत मुश्किल पेपर नहीं था ये, और IIT का लेवल जनरली इतना ही होता है अभी तक तो एटलीस्ट। और अगर आपको IIT में एडमिशन चाहिए तो एटलीस्ट आपके 3 मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपको ऑलमोस्ट फुल लाना होगा, 1-2 गलती आप कर सकते हैं। और आपका जो 4th सब्जेक्ट है आइदर बायोलॉजी और मैथ्स, उसमें भी आपको ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट 10, 11, 12 कर सकते हैं आप सही। बायोलॉजी में जैसा मैंने आपको कहा थोड़ा याद करने वाला पार्ट ज्यादा होता है, मैथ्स में बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते, बस आप थोड़ा टाइम उसको दे के कोशिश करिए। डिफरेंशिएशन टाइप के चैप्टर्स को अपने फिंगर टिप्स पे रखिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने देखा था मेट्रिसेस के बारे में था, जिसमें हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वाली चीज निकाली थी। वहां पर मैंने बताया आपको काउंटर एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश करिए। अगर वो हर चीज को पास करता है तो आइदर आप वहीं पर मार्क कर सकते हैं या फिर उसके कोई थियोरेटिकल फाउंडेशंस लेने की कोशिश कर सकते हैं। केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ ज्यादा चीज नहीं रहती, याद ही करने वाला पार्ट रहता है और बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। फिजिक्स में आपको अगर बहुत ही टफ कुछ ऑप्शंस या टफ कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं तो आप उसको एंड के लिए छोड़ें, बाकी क्वेश्चंस ओवरऑल काफी आसान रहते हैं और आप अच्छे से कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।